नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 401 कृपाण तलवार शूरा। लोग अवाक रह गए जब यी युन ने पहली बार लिन परिवार में अपनी डेसोलेट हेवन तकनीक का प्रदर्शन किया था। तब उसने एक मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का इस्तेमाल किया था। बाद में यी युन 2 महीने के लिए एकांत प्रशिक्षण के लिए गायब हो गए। एकांतवास से लौटने के बाद वीरान स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में उनकी पहली चुनौती सोन जियो द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई पंचतत्वीय अस्थि संरचना का सामना करना था, और उन्होंने संरचना को भेदने के लिए एक बार फिर रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ का इस्तेमाल किया। अब यह तीसरी बार था। उसे शेंतु नानुतियान के साथ दांव पेच आजमाने का मौका मिला। प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक के क्षेत्र में एक छोटी सी गलती भी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का कारण बन सकती थी, इसलिए उसकी जान दांव पर लगी थी। अगर ये लिन परिवार का कोई शिष्य होता तो वह इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत कभी नहीं करता, लेकिन ये युन ने चुनौती स्वीकार करने के बाद भी रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ का इस्तेमाल किया। इस समय आपको अपने किसी भी कौशल को छिपाना नहीं चाहिए। लिन परिवार के कई छोटे सदस्य, जिनकी उम्र लगभग ये युन के बराबर थी, चिंतित थे। हाँ, छोटे भाई युन, तुम तो वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो। शेंतु नानुतियान को यह देखकर वाकई हंसी आ रही थी। युन यानुतियान उस समय भी मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का इस्तेमाल कर रहा था। क्या वह जबरदस्ती अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे लगता था कि डेसोलेट हेवन तकनीक खाना पकाने की तरह थी, जहां एक ही तरकीब से पूरी दुनिया को भोजन कराया जा सकता था? हालांकि शेंतु नानुतियान ये देखना चाहता था कि युन ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। दूसरी ओर लिन परिवार के उच्च वर्ग के कई सदस्य ये युन के लिए पसीना बहा रहे थे। हे एल्डरसू, आपके शिष्य को क्या हुआ है? इस समय क्या उसे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग नहीं करना चाहिए? हालांकि ये युन को ब्लैक हैंडेड डेमन जैसी डार्क डेसोलेट हेवन मास्टर तकनीकें नहीं पता थी, फिर भी उसे आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए कुछ और शक्तिशाली सीलिंग तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए था। यह सूजी के माथे पर पसीना आ गया। उसने अनिच्छा से कहा, शायद सभी को गलतफहमी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये शिष्य अन्य तकनीकों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि वह केवल मिस्टिक क्रिस्टल हैंड जानता है। वह स्मॉल थाउजेंड सील भी जानता है, लेकिन वह अस्थि अवशेष बनाने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। जब सूजी ने ये कहा तो लिन परिवार के उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। क्या वह केवल मिस्टिक क्रिस्टल हैंड के बारे में ही जानता है? उन्होंने प्राचीन काल की ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था जहां कुछ निर्जन स्वर्ग के गुरु दुनिया भर में घूमते थे, विशेष रूप से कुछ सीलिंग तकनीकों पर शोध करते थे और इन कुछ सीलिंग तकनीकों को पूर्णता तक पहुंचाते थे। हालांकि यहां तक कि उन निर्जन स्वर्ग के स्वामी भी रहस्यमय क्रिस्टल हाथ जैसी सीलिंग तकनीक को नहीं चुनते जिसका कोई भविष्य नहीं था। और इस समय ये युन के सामने स्थित शेंतु फैंग ने चो लेबल वाली उजाड़ हड्डी को परिष्कृत करते हुए अपने एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान किया था। यह एक अन्य सीलिंग तकनीक थी जिसमें एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करना आवश्यक था। इस तकनीक में कलाकार की मानसिक ऊर्जा और युआन ची का अत्यधिक उपभोग होता था, लेकिन निश्चित रूप से यह बहुत शक्तिशाली थी। शेंतु फैन की सील करने की तकनीक भी बहुत खास थी। वह एक हाथ की हथेली को कृपाण की तरह फैलाता था, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करता था। जब वह सील बनाता था तो न केवल उससे शानदार प्रकाश निकलता था, बल्कि कृपाण की किरणों और तलवार की ऊर्जा की गर्जना भी सुनाई देती थी। लोगों को हवा में तलवार की किरणें और परछाइयां धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थीं। यह वीरान स्वर्ग की तकनीक से हड्डी को शुद्ध करने जैसा कुछ नहीं था, यह एक क्रूर लड़ाई थी। ओह! लिन परिवार की ओर से इस दृश्य को देखकर कई बुजुर्गों की आंखों में चमक आ गई। क्या यह हो सकता है? लिन परिवार की मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शेंतु फैंग जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है वह कृपाण तलवार शूरा के नाम से जानी जाने वाली एक प्राचीन सीलिंग तकनीक है। सेबर स्वॉर्ड शूरा। जी हाँ, इस सीलिंग तकनीक की विरासत आज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसलिए यह अभी भी अधूरी है। बहुत समय पहले रूढ़िवादी डेसोलेट हेवन मास्टर्स और डार्क डेसोलेट हेवन मास्टर्स के बीच हुए भीषण युद्ध में कई संप्रदायों के विनाश के साथ ही सेबर स्वॉर्ड शूरा भी दफन हो गई थी। अन्य सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए केवल इसका नाम ही इस सीलिंग तकनीक की शक्ति का एहसास करा सकता है। सेबर स्वॉर्ड शूरा एक ही समय में पारंपरिक और क्रांतिकारी दोनों थी। ये बहुत शक्तिशाली थी। कुछ लोगों का दावा था कि सेबर स्वॉर्ड शूरा तकनीक न केवल हड्डियों को परिष्कृत कर सकती है, बल्कि इसका उपयोग युद्ध में मारने के लिए भी किया जा सकता है। सेबर स्वॉर्ड शूरा सीलिंग तकनीक का उपयोग करना अपने आप में एक लड़ाई थी। इस प्रकार शेंतु फैंग, जो युद्ध की अवस्था में प्रवेश कर चुका था, चो नामक निर्जन हड्डी के आध्यात्मिक प्रतिघात का आसानी से सामना कर सकता था। हालांकि कृपाण तलवार शूरा का अभ्यास करना अत्यंत कठिन था। आखिरकार कई निर्जन स्वर्ग के स्वामी युद्धकला में निपुण नहीं थे, इसलिए कृपाण तलवार शूरा सीखना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इस सीलिंग तकनीक की मुख्य विरासत लुप्त हो चुकी थी। इसलिए यद्यपि कृपाण तलवार शूरा की तकनीक अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी आजकल बहुत कम ही निर्जन स्वर्ग के स्वामी इस तकनीक का उपयोग कर पाते थे, क्योंकि उच्च स्तरीय विरासत लुप्त हो चुकी थी और इसे सीखना भी कठिन था। हालांकि अब लोग शेंतु फैंग को कृपाण तलवार शूरा का उपयोग करते हुए देख सकते थे और यह अपूर्ण विरासत जितना सरल नहीं लग रहा था। शेंतु परिवार ने न केवल रहस्यमय क्षेत्र में स्वर्ग निर्जन प्राचीन संप्रदाय की निर्जन स्वर्ग तकनीक विरासत को पाया, बल्कि उन्हें लंबे समय से खोई हुई कृपाण तलवार शूरा भी मिली। उद्धरण चिन्ह। लिन परिवार के उच्च अधिकारी ईर्ष्या और निराशा से भरे हुए थे।
शेनतू परिवार को इतना बड़ा अवसर मिल गया था। अगर उन्हें यह मिल जाता तो लिन परिवार की वीरान स्वर्ग तकनीक की विरासत कम से कम एक स्तर ऊपर उठ जाती और वे खुद भी लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई नसों से जुड़ सकते थे। अगर ऐसा होता तो फिर समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। शेनतू परिवार सचमुच अच्छी तैयारी के साथ आया था। सेबर स्वॉर्ड शूरा का किसी कनिष्ठ के हाथों में प्रकट होना इसका मतलब है कि यह बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर शेनतू परिवार के पास सेबर स्वॉर्ड शूरा की पूरी विरासत है तो वे बाकी का हिस्सा भी बाद में जरूर प्रदर्शित करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है। लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि कृपान तलवार शूरा जैसी शीर्ष स्तर की निर्जन स्वर्ग तकनीक के लिए शेनतू हाई और शेनतू फैन जैसे कनिष्ठ शिष्यों ने इसका केवल एक छोटा सा अंश ही सीखा था। जैसा कि शेनतू नानुतियान ने कहा था, उन्होंने इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में लिन परिवार को चौंकाने के लिए हर तरह की तैयारी कर रखी थी। वे ये साबित करेंगे कि उनमें लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक करने की क्षमता है। हालांकि यीयुन के आगमन ने शेनतू परिवार की योजनाओं को थोड़ा सा बाधित कर दिया था, लेकिन एक अनिश्चित कारक के रूप में यीयुन शेनतू परिवार द्वारा रहस्यमय क्षेत्र में प्राप्त प्राचीन विरासत की तुलना में कुछ भी नहीं था। आखिरकार यीयुन बहुत छोटी थी और इसी क्षण शेनतू नानुतियान ने चौक के बीचों बीच से लिन परिवार के बुजुर्गों के अजीबोगरीब भावों को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में शरारत का हल्का सा पुट था। वह यही प्रभाव चाहता था। वह लिन परिवार को शेनतू परिवार की विरासत और पूंजी का एहसास कराएगा। वह लिन परिवार को शेनतू परिवार की विरासत के प्रति लालसा पैदा करेगा। लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से कमजोर नसों के कारण उनके पास शेनतू परिवार के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। शेनतू नानुतियान ही वह व्यक्ति था जो सबसे अधिक यही चाहता था, क्योंकि लिन शिंटो के साथ रहने और एक ऐसी शुद्ध यीन शरीर वाली लड़की के साथ साधना करने से, जो आगे चलकर एक अद्वितीय महान महारानी बनेगी, उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। शेनतू नानुतियान ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह अपनी योजनाओं को कैसे अंजाम देगा, जिसकी शुरुआत वह निर्जन स्वर्ग तकनीक वाली चाय की बैठक से करेगा। स्वर्ग विदारक प्राचीन संप्रदाय की प्राचीन विरासत को प्रदर्शित करके वह लिन परिवार के क्षितिज को विस्तृत करना चाहता था। यह उसकी योजनाओं की शुरुआत थी। हालांकि यीयुन की अप्रत्याशित गड़बड़ी के कारण उसकी योजनाएं आगे बढ़ गईं। हालांकि इससे स्वर्ग विहीन प्राचीन संप्रदाय की विरासत को प्रदर्शित करने की उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यीयुन को कुचलना शेनतू नानुतियान के लिए महज एक सुविधा का मामला था। शेनतू नानुतियान निश्चित रूप से भविष्य में तियान युआन जगत पर शासन करने वाला व्यक्ति बनेगा। इन सब बातों को सोचकर शेनतू नानुतियान बेहद प्रसन्न हुआ। उसने शेनतू फैन की ओर देखा। शेनतू फैन ने उसे निराश नहीं किया था। उसकी कृपान तलवार शूरा तकनीक भले ही प्रथम स्तर के आधे तक ही पहुंची हो, लेकिन चोक चिन्हित निर्जन हड्डी को संभालने और निकालने के लिए वह पर्याप्त थी। अब शेनतू फैन ने निर्धारित क्रम में चो लेबल वाली निर्जन हड्डी की आधी ऊर्जा निकाल ली थी। साथ ही उसने कृपान और तलवार का एक साथ उपयोग करते हुए निर्जन हड्डी के भीतर उत्पन्न आध्यात्मिक प्रतिघात को भी समाप्त कर दिया था। यह विधि शेनतू हाई द्वारा पहले प्रदर्शित की गई विधि से भी श्रेष्ठ थी। शेनतू नानुतियान ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह ऐसी बातें कैसे पेश करेगा जिससे लिन परिवार शर्म से लाल हो जाएगा, और अगर वे ऐसा चाहते थे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लिन परिवार के वरिष्ठ जनों, आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि शेनतू फैन जो प्रदर्शित कर रहा है वह लंबे समय से खोई हुई कृपान तलवार शूरा है। बेशक शेनतू फैन की क्षमताएं सीमित हैं, वह अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखा सकता है। सच कहूं तो मेरे शेनतू परिवार ने लगभग पूर्ण कृपान तलवार शूरा विरासत प्राप्त कर ली है। अब मेरे परिवार के बुजुर्ग इस पर शोध कर रहे हैं। हालांकि कृपान तलवार शूरा की विरासत बहुत ही रहस्यमय है, इसलिए शोध अभी शुरुआती चरण में है। शेनतू नानुतियान ने जानबूझकर चारा फेंका क्योंकि लिन परिवार के कई बुजुर्गों के मन में लालच जागा हुआ था। वे स्वाभाविक रूप से इस प्राचीन विरासत में रुचि रखते थे, यहाँ तक कि सूजी भी इससे अछूती नहीं रही। शेनतू नानुतियान के बगल में बैठी लिन शिंटोग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। शेनतू नानुतियान बहुत चालाक था। उसे महसूस हो रहा था कि शेनतू नानुतियान धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक के माध्यम से ये निश्चित था कि लिन परिवार के अधिक से अधिक बुजुर्ग शेनतू नानुतियान की ओर झुकेंगे। सेबर स्वॉर्ड शूरा की मारक क्षमता अत्यंत प्रबल है। हेवन डिसोलेट एंशिएट्स एक्ट की डिसोलेट हेवन तकनीक के इस प्रदर्शन के लिए विभिन्न पहलुओं में कई सीलिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है। इनके बिना मौजूदा डिसोलेट हेवन तकनीक की विरासत का उपयोग अधूरा प्रतीत होगा। इस समय निर्जन स्वर्ग तकनीक के प्रदर्शन में शेनतू नानुतियान की भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह सहजता से इन प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक विधियों का परिचय दे सकता था। इस बार मेरे शेनतू परिवार ने न केवल रहस्यमय क्षेत्र में कृपान तलवार शूरा प्राप्त की है, बल्कि मिस लिन की समाप्त हुई नसों के जुड़ने के साथ साथ ये प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक विधियों से भी अविभाज्य है। इनमें से कुछ विधियां वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। जैसे ही शेनतू नानुतियान जोशपूर्वक वर्णन कर रहा था, उसे अचानक पेंग की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये धमाके जैसी आवाज अचानक सुनाई दी, लेकिन इससे शेनतू नानुतियान को एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। जैसे ही उसके दिल में एक उछाल आया, आवाज बंद हो गई। उसे अचानक एक अजीब सी आशंका हुई कि आगे क्या होगा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और धमाके की आवाज की दिशा में देखा। जब शेनतू नानुतियान ने ये स्थिति देखी तो वह मानो स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने देखा कि उसके पीछे जहां यीयुन खड़ी थी, उसके हाथों में मौजूद यिन चिन्हित निर्जन हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका रंग भूरा सफेद था। यीयुन के हाथों में शुद्ध ऊर्जा का एक पिंड था। यह यिन लेबल वाली उजाड़ हड्डी से उत्पन्न उजाड़ शक्ति थी। यीयुन ने पहले ही यिन लेबल वाली उजाड़ हड्डी से उजाड़ की शक्ति निकाल ली थी। क्या? शेनतू नानुतियान का मुंह थोड़ा खुला रह गया और वह हैरानी से देखता रह गया।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे अल्जाइमर हो गया हो, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिर हुआ क्या था? यिन नाम से पुकारी जाने वाली निर्जीव अस्थि के भीतर उत्पन्न आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का क्या हुआ? ये यून पर आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अध्याय 402। ये यून के विचार। शेन तू नानतियान का पहला विचार ये था कि यिन नामक निर्जन अस्थि के आध्यात्मिक प्रतिघात का प्रभाव समाप्त हो गया है। शेन तू फैंग हो या शेन तू हाई, निर्जन अस्थि के आध्यात्मिक प्रतिघात से निपटने में वे जीवन मरण के संघर्ष में लगे हुए प्रतीत होते थे। केवल शक्तिशाली सीलिंग तकनीकों का उपयोग करके ही वे इस कठिन परिस्थिति में इस खतरे को हल कर सकते थे। और अब 15 वर्षीय यी यून ने साधारण मिस्टिक क्रिस्टल हैंड का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? साथ ही ऊर्जा निकालने में उसकी गति शेन तू फैंग से भी तेज थी। ये विचार शेन तू नानतियान के मन में घूमते रहे और उसने असहाय होकर देखा कि यी यून के हाथों में मौजूद यिन लेबल वाली टूटी हुई हड्डी से राख जैसे भूरे रंग की गैस निकल रही थी। ये धूसर गैस ठंडी और शांत थी। यह आध्यात्मिक प्रतिक्रिया बल था जो यिन लेबल वाली निर्जन हड्डी पर प्रयुक्त प्राचीन प्रसंस्करण विधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था। ये यून शांत भाव से मिस्टिक क्रिस्टल हैंड की मुद्राओं का उपयोग करते हुए राखनुमा धूसर गैस को पूरी तरह से दबा रहा था। उसके बाद उसने लापरवाही से अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक जेड बॉक्स निकाला और उसने बेपरवाही से राख जैसे भूरे रंग की गैस को उसके अंदर बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर शेन तू नानतियान इतना स्तब्ध रह गया कि वह मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। न केवल शेन तू नानतियान बल्कि लिन परिवार के उच्च वर्ग के सदस्यों की भी यही प्रतिक्रिया थी। जब शेन तू फैंग ने अचानक कृपाण तलवार शूरा का प्रदर्शन किया तो इसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। जब वे कुछ पल के लिए शेन तू फैंग पर केंद्रित थे तब किसे पता था कि कुछ ही क्षणों में ये यून ने यिन लेबल वाली निर्जन हड्डी से ऊर्जा का निष्कर्षण पूरा कर लिया था। ये यून है लिन शिंटो का सारा ध्यान ये यून पर ही केंद्रित था। दरअसल जब निर्जन स्वर के स्वामी निर्जन हड्डियों को परिष्कृत करते हैं तो आम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाते, और लिन शिंटोग अभी छोटी थी इसलिए उसमें वस्तुओं के सार को समझने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। ये तो काफी अजीब है, इस जूनियर ने ये कैसे किया? लिन परिवार के कई बुजुर्ग उत्साहित और अविश्वासी दोनों थे। वे यिन लेबल वाली निर्जन हड्डी से निर्जन शक्ति निकालने की कठिनाई को जानते थे। हालांकि ये यून ने इससे पहले भी एक अविश्वसनीय कारनामा किया था जब उसने रहस्यमयी क्रिस्टल हाथ से सोन जियू की पंचतत्वीय अस्थि सरणी को तोड़ दिया था, और अब ये यून ने एक बार फिर एक असंभव लगने वाले कार्य को पूरा कर लिया था। हालांकि वे हैरान थे लेकिन उन्होंने इसे बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया। अगर लिन परिवार में एक और डेसोलेट हेवन तकनीक का प्रतिभाशाली सदस्य होता तो यह निश्चित रूप से लिन परिवार के लिए फायदेमंद होता। विशेषकर लिन परिवार की मुखिया, वह बिना पलक झपकाए ये यून को घूर रही थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसे यह जूनियर बहुत पसंद आने लगा था। अगर वह लिन शिंटो का साथ दे और उसके साथ परिपक्व हो तो वह लिन शिंटो के लिए बहुत मददगार साबित होगा। वह न केवल भविष्य में लिन शिंटो के लिए बहुत लाभकारी होगा बल्कि उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई नसों के जुड़ने के बाद आवश्यक विभिन्न सुधार भी प्रदान कर सकता है। हालांकि लिन परिवार की मुखिया को यह भी समझ आ गया था कि शेन तू नानतियान और ये यून के बीच वैसी ही दुश्मनी थी जैसे तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। यह एक ऐसी समस्या थी जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। यदि शेन तू नानतियान को चुना जाता तो वे शेन तू परिवार की शक्ति से लिन शिंटो की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक कर सकते थे, जिसके बाद शेन तू नानतियान शायद ये यून को अस्तित्व में रहने नहीं देते। इसी क्षण ये यून ने अपनी हथेली पलटी और ऊर्जा का पिंड उसके पैरों के नीचे मौजूद विशाल डिस्क सरणी में विलीन हो गया। जैसे ही डिस्क एरे का संबंधित यिन लेबल रोशन हुआ, शेन तू फैन के हाथों में मौजूद चो लेबल वाली निर्जन हड्डी अचानक कांप उठी। लगातार 3 जादुई विस्फोट हुए। शेन तू फैन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उस क्षण उसने अपने हाथों में मौजूद ऊर्जा पर लगभग नियंत्रण खो दिया था। ये यून ने यिन निर्जन अस्थि से ऊर्जा को अपेक्षा से पहले ही निकाल लिया था, इसलिए शेन तू फैन ने स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। शेन तू फैन द्वारा अनुभव की गई भावनात्मक उथल पुथल के कारण उसकी मानसिक ऊर्जा अस्थिर हो गई थी, इसलिए उसने अपनी कृपाण तलवार शूरा मुहरों में गलती कर दी। शुरुआत में शेन तू फैन की क्षमताओं के बावजूद उसके लिए सेबर स्वॉर्ड शूरा का उपयोग करना आसान नहीं था क्योंकि वह युद्ध कौशल में निपुण नहीं था। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति युद्ध कौशल में निपुण नहीं होता वह सेबर स्वॉर्ड शूरा के लिए आवश्यक निर्णायक मारक क्षमता का प्रदर्शन करने में असमर्थ होता है। अब शेन तू फैन की कृपाण और तलवार से लगातार किरणें निकल रही थीं और उसके हाथों की ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी। एक बार ऐसा हो जाने पर शेन तू फैन को आध्यात्मिक आघात के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। उसकी आत्मा को मामूली क्षति पहुंचती और सबसे बुरी स्थिति में वह मंदबुद्धि हो जाता। जैसे जैसे उसकी घबराहट बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी मुसीबत भी बढ़ती गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। धत्तेरी की डिस्क सरणी के केंद्र में स्थित शेन तू नानतियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शेन तू फैन के साथ हुई दुर्घटना के बाद ये यून द्वारा यिन चिन्हित निर्जन हड्डी से ऊर्जा निष्कर्षण पूरा करने के सदमे से शेन तू नानतियन तुरंत उबर गए। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और युवांची तलवार से शेन तू फैन के सामने ऊर्जा के पिंड पर प्रहार किया, जिससे लगभग विस्फोट होने वाली ऊर्जा स्थिर हो गई। तुम किस बात से घबरा रहे हो? शेन तू नानतियान की उग्र आवाज शेन तू फैन के कानों में गूंजी। इस समय शेन तू नानतियान का मूड बेहद खराब था। वह ये यून को नीचा दिखाना चाहता था और उसे लग रहा था कि वह इसमें कामयाब होने ही वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये यून ने ये काम किस तरीके से किया है। और इसी समय शेन तू फैन से कृपाण शूरा के इस्तेमाल में एक गलती हो गई। वह लगभग सबके सामने फट गई। इससे शेन तू नानतियान बेहद गुस्से में आ गया। आज उन्हें वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
और यह सब युन यानटियन की वजह से हुआ था। ... सेबर स्वॉर्ड शूरा, क्या यही है? ये युन ने शेन तू फैंग द्वारा इस्तेमाल की जा रही सीलिंग तकनीक को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। पहले जब ये युन यिन लेबल वाली निर्जन हड्डी से ऊर्जा निकालने में व्यस्त था, तब उसके पास इस तकनीक को ध्यान से देखने की मानसिक क्षमता नहीं थी। अब जब वह इसे देख रहा था तो वह काफी चिंतित था। यह तकनीक वीरान स्वर्ग की तकनीक से बिल्कुल अलग थी। यह तलवार और कृपाण की तकनीक जैसी लग रही थी। इस सीलिंग तकनीक के नियंत्रण में वीरान हड्डी में निहित वीरान शक्ति तलवारों और कृपाणों के आकार की जादुई मोहरों में संघनित हो जाती थी। उनसे निकलने वाली तीखी आभा भयावह थी। ये युन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर इन जादुई मोहरों को हवा में उछाला जाए तो वे किसी को मार सकती हैं। ऐसी अनोखी और शक्तिशाली सीलिंग तकनीक को देखकर ये युन को थोड़ी लालसा हुई। अगर मुझे ये सीलिंग तकनीक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये विचार ये युन के मन में घूम रहे थे, तभी शेन तू फैंग ने शेन तू नानतियान की मदद से चो लेबल वाली निर्जन हड्डी से ऊर्जा निष्कर्षण को बड़ी मुश्किल से पूरा किया। पिछली दुर्घटना के कारण वह स्पष्ट रूप से थका हुआ था। उसकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। शेन तू फैंग ने ये युन को देखते हुए मन ही मन दांत भींचे। अब तक उसे समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या था। ये युन ने यिन लेबल वाली निर्जन हड्डी से इतनी आसानी से ऊर्जा कैसे निकाल ली? बड़े भाई नंटियन, उद्धरण चिन्ह, चुप रहो। शेन तू फैंग अपनी युआंची का उपयोग करके अपनी आवाज प्रसारित करना चाहता था, लेकिन शेन तू नानतियान ने उसे बेरहमी से रोक दिया। शेन तू नानतियान का शेन तू फैंग से बात करने का मन नहीं था। शेन तू फैंग जानता था कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उसने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप एक आत्मा पोषण की गोली निगल ली और कुछ मानसिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली ताकि वह बाद में आने वाले काम के लिए तैयार हो सके। शेन तू नानतियन ने उदास भाव से आदिम प्रजाति के रक्त को डिस्क सरणी के केंद्र में रख दिया। उसे अब ये युन की कोई परवाह नहीं थी। इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय पार्टी में अपनी चमक बिखेरने और लिन परिवार के जिद्दी बूढ़े मूर्खों को पूरी तरह से अपनी ओर झुकाने की तुलना में ये युन को कुचलना कुछ भी नहीं था। अब 12 निर्जन हड्डियों में से 3 की ऊर्जा एकत्रित कर ली गई थी। इस प्राचीन अस्थि शोधन विधि को आधिकारिक तौर पर शुरू किया जा सकता था। इसके बाद शेन तू नानतियन को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। हालांकि उसका चेहरा चोट से सूज गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वह आगे की प्रक्रिया अच्छे से करता है तो यह वीरान स्वर्ग तकनीक वाली चाय की क्लास बहुत सफल होगी। अध्याय 403, 4 छवियों वाली मोहर। शेन तू नानतियान आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाने ही वाला है। शेन तू नानतियान को निर्जन राक्षस का रक्त निकालते देख लोग उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले शेन तू हाय और शेन तू फैंग ने अपनी असाधारण निर्जन स्वर्ग तकनीक का प्रदर्शन किया था। ये सब शेन तू परिवार द्वारा रहस्यमय क्षेत्र में की गई खोजों के कारण संभव हो पाया था। हालांकि शेन तू फैंग युन के प्रभाव से लगभग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसकी जादुई मोहर लगभग टूट गई थी, फिर भी इस खामी से जैद की भव्यता पर कोई असर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर लिन परिवार शेन तू परिवार की निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुणता से ईर्ष्या करता था। अब शेन तू नानतियान की बारी थी और यही इस दौर का मुख्य आकर्षण था। दरअसल शेन तू नानतियान को एक सामान्य कनिष्ठ नहीं माना जाता था। उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी और कई मामलों में वे शेन तू फैंग, शेन तू हाय और ये युन से कहीं आगे थे। शेन तू हाय और शेन तू फैंग जो कुछ भी सीख सकते थे, शेन तू नानतियान ने निश्चित रूप से वह सब सीख लिया था और वह उसमें और भी बेहतर महारत हासिल कर लेता। डिस्क सरणी की रोशनी और तेज हो गई। शेन तू नानतियान के पैरों के नीचे कुल 4 आदिम प्रजातियों के रक्तपात्र थे। सभी पात्रों के ढक्कन पहले ही खुल चुके थे। स्वर्ग पृथ्वी युआंची के प्रभाव से रक्त उबलने के साथ ही उनके चारों ओर लाल रोशनी घूमने लगी। शेन तू नानतियन ने अपनी बाहें फैलाई और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा और वह हवा में मंडराने लगा। जब योद्धा युवान आधारभूत स्तर से ऊपर उठ जाते थे तो वे उड़ सकते थे, इसलिए शेन तू नानतियान के लिए हवा में मंडराना कोई बड़ी बात नहीं थी। शेन तू नानतियान ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया था। उनके हाथों की गति बहुत धीमी थी। उनकी पतली जैद जैसी उंगलियों में एक रहस्यमय आकर्षण था जो आसपास के दर्शकों को अवचेतन रूप से उनकी उंगलियों की कला की ओर खींच रहा था। ये प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक विधि क्या है? लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक की कई विरासतें इतने लंबे समय से लुप्त हो चुकी थी, इसलिए सुजी और लिन परिवार की मुखिया जैसी हस्तियों को भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि शेन तू नानतियान किस तकनीक का उपयोग कर रही थी जो पुस्तकों में लिखी बातों से मेल खाती हो। इसी क्षण शेन तू नानतियान के पीछे से रंगीन रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे ये प्रकाश एक साथ एकत्रित हुए, उन्होंने एक अनोखी घटना का रूप ले लिया। शेन तू नानतियान के पैरों के पास स्थित डिस्केले पर हरी भरी घास उगती हुई दिखाई दे रही थी। घास पर जगह जगह जंगली फूल खिले हुए थे। यह दृश्य बेहद खूबसूरत था। यह एक अद्भुत तस्वीर है, लिन परिवार के बुजुर्गों ने जोर से कहा। योद्धा अपनी स्वर्ग पृथ्वी युआंची का उपयोग करके घटनाओं की छवियां बना सकते हैं। उदाहरण के लिए ये युन भी अपनी तेजस्वी सूर्यची का उपयोग करके तांग घाटी की छवि बना सकता है। हालांकि घटना की छवियां मात्र भ्रम थीं और वे बहुत यथार्थवादी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत शेन तू नानतियान की घटना की छवि एक घास के मैदान की तरह प्रतीत हो रही थी जो वहां मौजूद सभी लोगों के सामने प्रकट हुआ था। लोग घास और फूलों की हल्की हल्की सुगंध महसूस कर सकते थे। जैसे जैसे रंगीन रोशनी की तीव्रता बढ़ती गई, घास के मैदान से एक आध्यात्मिक वृक्ष उगाया। फिर उस आध्यात्मिक वृक्ष के सामने एक झरना प्रकट हुआ। जैसे ही झरने का पानी बहने लगा, झरने के किनारे एक मानव आकृति प्रकट हुई। यह आकृति हरे रंग के गाउन में लिपटी हुई थी और उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ में एक तह करने वाला पंखा था और वह एक ऐसे विद्वान की तरह दिख रहा था जिसने कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था।
विद्वान अपने पंखे को धीरे धीरे हिलाते हुए पेड़ के नीचे टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सुंदर दृश्य में कविता पाठ कर रहे हों और कलाकृति बना रहे हों। दृश्य जादुई और स्वप्निल प्रतीत हो रहा था। ये शेंतु नानुतियान का एस्पेक्ट टोटेम है, लिन परिवार के एक बुजुर्ग ने कहा। ओह, एस्पेक्ट टोटेम। मानवाकार एस्पेक्ट टोटेम बहुत कम देखने को मिलते थे। तायाह दिव्य नगर में तायाह दिव्य साम्राज्य और युन लोंग दिव्य साम्राज्य के बीच हुए गठबंधन टूर्नामेंट के दौरान फैंग लिन ने भी अपना एस्पेक्ट टोटेम दिखाया था। यह एक तलवारधारी युवती का प्रतीक था जिसकी पीठ पर 2 पंख थे। फैंग लिन के एस्पेक्ट टोटेम की तुलना में शेंतु नानुतियान का एस्पेक्ट टोटेम कहीं अधिक यथार्थवादी था। इसके अलावा दृश्य इतना सजीव था कि आम इंसान को पूरी तरह से यकीन हो जाता था कि कोई विद्वान आध्यात्मिक वृक्ष के नीचे खड़ा है। शेंतु नानुतियन के एस्पेक्ट टोटेम को अलौकिक अमर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। शेंतु नानुतियन के एस्पेक्ट टोटेम को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी शेंतु परिवार की 1000 हाथों वाली दादी ने बड़े उत्साह से इसका परिचय देते हुए कहा, नानुतियन का एस्पेक्ट टोटेम एक अमर स्वर्ग से बना है। अमर स्वर्ग में जो आकृति है वह नानुतियन का अवतार है। यदि एक दिन यह आकृति अमर राजा में परिवर्तित हो जाती है तो नानुतियन की शक्ति चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। 1000 हाथों वाली दादी को शेंतु नानुतियन जैसा पोता पाकर बहुत गर्व था। बहुत कम लोगों के पास ऐसे एस्पेक्ट टोटेम होते हैं जिनके साथ घटनात्मक चित्र भी जुड़े होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के एस्पेक्ट टोटेम विकसित भी हो सकते हैं। इसे सर्वोच्च गुणवत्ता वाला एस्पेक्ट टोटेम कहा जा सकता है। मैं समझ गई, प्यारे भतीजे नानुतियन सचमुच लोगों के बीच एक ड्रैगन है, लिन शिंटो की बड़ी चाची ने सही समय पर कहा। उन्हें शेंतु नानुतियन जितना अधिक दिखाई देते थे उतना ही वे उन्हें पसंद करने लगी। अलौकिक अमर स्वर्ग में सज्जन का अवतार प्यारे भतीजे नानुतियन के स्वभाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उनका स्वरूप टोटेम बिल्कुल उनके जैसा है। ज़ैड जैसे सज्जन शब्द उनके लिए एकदम सही वर्णन है। भव्य गाउन पहने महिला ने उसकी प्रशंसा की और इससे 1000 हाथों वाली दादी बहुत प्रसन्न हुई। झुर्रियों से भरा उनका बूढ़ा चेहरा अखरोट जैसा लग रहा था और मुस्कान से उनका चेहरा विकृत हो गया। पवित्र आत्मा जैसे सज्जन, ये तो सज्जन व्यक्ति का अपमान है। सू जी ने मुंह बनाया। उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अगर शेंतु नानुतियान सज्जन थे तो वे संत थे। सू जी मन ही मन कोस रहा था कि अचानक उसकी आंखों में एक चमक उठी। उसने देखा कि शेंतु नानुतियन के चारों ओर रखे आदिम प्रजाति के रक्त के 4 पात्रों से गाढ़े रक्त की किरणें निकल रही हैं। रक्त की किरण में उजाड़ जानवरों की आत्माएं प्रकट हुई। जानवर का निशान। जब योद्धा अपने एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करते थे तो उन्हें उस निर्जन जानवर के शव से एक पशु चिन्ह को संघनित करना पड़ता था जिसे उन्होंने अपने हाथों से मारा था। तभी धीरे धीरे एक एस्पेक्ट टोटेम का निर्माण हो सकता था। और अब शेंतु नानुतियन द्वारा वीरान स्वर्ग तकनीक का प्रदर्शन करते हुए उसने पशु चिन्हों को संघनित कर दिया था। इतना ही नहीं, ये चिन्ह आदिम प्रजातियों द्वारा छोड़े गए रक्त से संघनित किए गए थे। शेंतु नानुतियन ने इन 4 आदिम प्रजातियों को नहीं मारा था। इसका अर्थ ये था कि शेंतु नानुतियन द्वारा संघनित पशु चिन्ह एस्पेक्ट टोटेम के लिए आवश्यक पशु चिन्हों से थोड़े भिन्न थे। ये वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन मोहर लगाने की तकनीक थी, इतनी गहन कि सूजी इसे समझ नहीं पाई। 4 छवियों की मोहर। उद्धरण चिन्ह। इस समय लिन परिवार की मुखिया ने धीरे से कहा, ये चारों छवियां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से संबंधित थीं। प्रत्येक छवि एक दिव्य प्राणी, नीले अजगर, सफेद बाघ, लाल पक्षी और काले कछुए से मेल खाती थी। बेशक शेंतु नानुतियन दिव्य प्राणियों के रक्त का उपयोग करके मुहरें बनाने में असमर्थ था। शेंतु नानुतियन के चारों ओर मौजूद वीरान पशु चिन्ह इस प्रकार थे: पूर्व में नीला अजगर, पश्चिम में भयंकर दिव्य बाघ, दक्षिण में अग्निपक्षी और उत्तर में रहस्यमय कछुआ। ये चारों निर्जन जीव भी 4 प्रतिमाओं के दिव्य जीवों से मेल खाते थे। लिन परिवार की कुलमाता ने इस प्रकार की सीलिंग तकनीक के बारे में केवल पुस्तकों में ही पढ़ा था। कुलमाता तो बहुत पढ़ी लिखी है, 1000 हाथों वाली दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि कुलमाता को 4 छवियों की मोहर का ज्ञान है, इसलिए आपको भी इस मोहर लगाने की तकनीक की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। 4 छवियों की मोहर भी वह आखिरी चीज थी जो शेंतु परिवार को रहस्यमय क्षेत्र में मिली थी। इस सीलिंग तकनीक में निर्जन पशु के रक्त से पशु के निशानों को निकालना आवश्यक था। इसका प्रयोग निर्जन हड्डियों के साथ किया जाता था और यह शेंतु नानुतियन के अभ्यास के लिए उपयुक्त थी। अब जब 4 इमेजेज सील का प्रदर्शन हो चुका है तो यह युवा पीढ़ी के लिए मुकाबले को जीतने की आखिरी निर्णायक तकनीक भी थी। 1000 हाथों वाली दादी का मानना था कि इन 3 प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीकों को लगातार प्रदर्शित करके लिन परिवार को चौंकाना और लुभाना काफी होगा। मैंने सुना है कि मिस शिंटोग वीरान स्वर्ग तकनीक में बहुत निपुण है। क्यों ना आप हमें ये तकनीक दिखाएं। 1000 हाथों वाली दादी अचानक लिन शिंटोग की ओर मुड़ी। उन्हें लिन शिंटोग बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिस प्रकार लिन परिवार शेंतु नानुतियान से सावधान रहता था, उसी प्रकार 1000 हाथों वाली दादी को लिन शिंटोग के प्रति स्वाभाविक अविश्वास और पूर्वाग्रह महसूस होता था। उनके एक साथ आने से मिले लाभों के कारण उसे शेंतु नानुतियान और लिन शिंटोग के विवाह को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि शेंतु परिवार में शादी होने से पहले वह लिन शिंटोग को थोड़ा नीचा दिखाना चाहती थी। वह जानती थी कि लिन शिंटोग अभी युवा है। उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसों की सीमाओं के अलावा निर्जन स्वर्ग तकनीक में उसकी दक्षता शेंतु नानुतियान से स्वाभाविक रूप से कम थी। इसके अलावा लिन शिंटोग को निर्जन स्वर्ग की कोई प्राचीन तकनीक नहीं आती थी।
शेन-तू नानतियान द्वारा ऐसे आकर्षक 4 छवियों वाले मोहर का प्रदर्शन करने पर लिन शिंटोग चाहे जो भी तरीका अपनाए निश्चित रूप से शर्मिंदा हो जाएगी। लिन शिंटोग ने भौहें चढ़ा ली और कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि 1000 हाथों वाली दादी क्या सोच रही है। उसे यह मानना ही पड़ा कि शेन-तू नानतियान की निर्जन स्वर तकनीक में दक्षता युवा पीढ़ी में बेजोड़ थी। उस बुढ़िया को नजरअंदाज करो, सू जी ने युवांची संचार में अपशब्द कहे जो लिन शिंटोग के कानों में गूंज रहे थे। दुर्भाग्य से ये बदमाश यीयुन कुछ साल पहले पैदा नहीं हुआ होता। अगर ऐसा होता तो हमें इस घमंडी शेन-तू नानतियान को नहीं देखना पड़ता, सू जी ने घृणा से सोचा। इस समय शेन-तू नानतियान की 4 छवियों वाली मोहर अपने अंतिम नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 4 छवियों की मोहर का उपयोग करना अत्यंत कठिन था। 4 छवियों की मोहर की तुलना में पिछली 5 मौलिक अस्थि सरणी और काले हाथ वाले दानव चांद के सामने जुगनू की तरह थे। उनका उल्लेख करना भी व्यर्थ था। शेन-तू नानतियान की क्षमता के बावजूद उनके लिए 4 छवियों की मोहर का इस स्तर तक उपयोग करना आसान नहीं था। जैसे जैसे उसका एस्पेक्ट टोटेम जलने लगा, रंगीन रोशनी और भी तेज होती गई। शेन-तू नानतियन ने बड़ी मुश्किल से चारों निर्जन पशु चिन्हों को एक साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। वह अंतिम सम्मेलन को पूरा करने ही वाला था। इसी क्षण यीयुन की आंखों में एक चमक दिखाई दी। वह एक कोने में खड़ा था और सब लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, लेकिन मास्क के कारण कोई उसे देख नहीं पाया। यीयुन की आत्मा में उसकी मानसिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। यीयुन के हृदय से बैंगनी क्रिस्टल में शानदार बैंगनी किरणें प्रवाहित हो रही थीं। हालांकि कोई भी इन बैंगनी किरणों का पता नहीं लगा सकता था। शेन-तू नानतियन जिस 4 छवियों की मोहर का उपयोग कर रहा था वह मूलतः ऊर्जा थी। इसके अलावा आदिम प्रजाति के रक्त से जो कुछ निकाला गया था वह निर्धन शुद्ध ऊर्जा थी। मालिक के बिना ऊर्जा मूलतः बैंगनी क्रिस्टल के लिए भोजन थी। यही यीयुन की इच्छा थी। अध्याय 404 आपको धोखा देने के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। वीरान मानव घाटी में वापस आकर यीयुन ने लिन शिंटोग को हड्डियों को परिष्कृत करते देखा था। फिर उसने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके लिन शिंटोग द्वारा वीरान हड्डियों से निकाली गई वीरान शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और वह सफल रहा। यहीं से यीयुन की निर्जन स्वर्ग स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा की शुरुआत हुई। उसने लिन शिंटोग से सूजी की नोटबुक प्राप्त की थी, जो निर्जन स्वर्ग स्वामी बनने की दिशा में उसका पहला कदम था। इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय बैठक में जब शेन-तू नानतियन ने यीयुन से सहयोग का अनुरोध किया तो यीयुन ने शेन-तू नानतियन को फंसाने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके हस्तक्षेप करने की योजना बनाई थी। इसलिए भले ही यीयुन जानता था कि शेन-तू नानतियान उसे निशाना बना रहा है, फिर भी उसने खेल में हिस्सा लिया और चुनौती स्वीकार कर ली। यीयुन उदार व्यक्ति नहीं थे। जो भी उनके खिलाफ जाता वे उसे उसी तरह की चीजें लौटा देते थे। जिस नाजुक क्षण में शेन-तू नानतियन ने 4 छवियों की मोहर को एकीकृत किया, उसी दौरान बैंगनी क्रिस्टल से निकलने वाली तेज रोशनी चरम पर पहुंच गई। एक काला भंवर धीरे धीरे बनने लगा और उसने 4 छवियों की मोहर पर एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इसने तुरंत 4 छवियों की मोहर में गड़बड़ी पैदा कर दी। उस क्षण यीयुन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह सरणी बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति के लिए एक बाधा बन रही थी। बैंगनी क्रिस्टल केवल बिना स्वामी वाली ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकता था। शेन-तू नानतियन द्वारा आदिम प्रजाति के रक्त से निकाले जा रहे 4 छवियों वाले पशु चिन्ह को शेन-तू नानतियन द्वारा समय पर परिष्कृत नहीं किया गया था, इसलिए वे बिना स्वामी वाली शुद्ध ऊर्जाएं थीं। हालांकि शेन-तू नानतियान की सरणी से घिरे होने के कारण यीयुन को उस समय मालिकहीन ऊर्जा से कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ। ये कुछ वैसा ही था जैसा यीयुन ने वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में आदिम प्रजाति की मूर्तियों से ऊर्जा निकालते समय ग्रेट यान सोने के प्रतिरोध को महसूस किया था। हालांकि शेन-तू नानतियन मुश्किल से ही 4 छवियों की मोहर का उपयोग कर पा रहा था, इसलिए उसकी सारी मानसिक ऊर्जा इस समय लगी हुई थी। वह अपनी सीमाओं के चरम पर था। वह अपनी इच्छानुसार 4 छवियों की मोहर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह मुश्किल से ही उसकी स्थिरता बनाए रख पाता था और वह किसी भी क्षण पिघल सकती थी। इस समय बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियों से होने वाला हस्तक्षेप निस्संदेह शेन-तू नानतियन की सहन करने की क्षमता से परे था। क्या हो रहा है? शेन-तू नानतियन घबरा गया। उसने अचानक पाया कि उसके हाथों में बने 4 छवियों वाले पशु चिन्ह एक जंगली घोड़े की तरह लग रहे थे, जिसकी लगाम उससे छूट गई हो। वह घोड़ा शेन-तू नानतियन के बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। और इस समय शेन-तू नानतियान के पास 4 छवियों वाले पशु चिन्हों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा कैसे हो सकती है? परिणामस्वरूप चारों राक्षस चिन्ह आपस में टकराए और तेजी से चमक उठे। ये जलते हुए सूर्य के समान था और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण फट जाएगा। शेन-तू कुल के कई वरिष्ठों को 4 छवियों की मोहर के संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। शेन-तू कुल द्वारा 4 छवियों की मोहर प्राप्त करने के बाद विरासत की केवल एक ही प्रति बची थी और इसे केवल शेन-तू कुल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही सीखने के लिए प्रदान किया जा सकता था। हाँ, ये 4 छवियों वाली मोहर तो वाकई प्रभावशाली है। ये बहुत शक्तिशाली है। शेन-तू परिवार के एक बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। अन्य निर्जन स्वर्ग तकनीक की सील करने की विधियां भव्य थी, लेकिन पैमाने के मामले में वे 4 छवियों की सील की तुलना में बहुत कमतर थी। उन मोहरों को तो ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी ही माना जा सकता था, तो उनकी तुलना सूर्य के समान 4 छवियों वाली मोहर से कैसे की जा सकती थी? निश्चित रूप से रहस्यमय क्षेत्र में हमारे शेन-तू परिवार द्वारा प्राप्त 3 प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक कौशलों में से 4 छवियों की मोहर प्रथम स्थान पर है। शेन-तू परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने 4 छवियों की मोहर की लगातार प्रशंसा की। उन्होंने कामना की कि उन्हें जल्द से जल्द इस मोहर लगाने की तकनीक को सीखने का अवसर मिले। इससे उनकी निर्जन स्वर्ग तकनीक की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। लिन परिवार के बुजुर्ग अपनी बात कहने ही वाले थे। वे शेन-तू परिवार को मिले इस सौभाग्यशाली अवसर से बहुत ईर्ष्या कर रहे थे। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है।
ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने देखा कि शेंतु नानटियन, जो सरनी के बीच में था, का चेहरा लाल हो गया था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके माथे से हरी नसें उभरी हुई थीं। उसकी गर्दन की रक्त वाहिकाएं ऐसी लग रही थीं मानो किसी भी क्षण फट जाएंगी। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं हो सकती। वैसे भी 4 छवियों की मुहर वास्तव में आसान नहीं है। नानटियन की साधना के स्तर के साथ भी यह मुश्किल से ही संभव है। उद्धरण चिन्ह। शेंतु परिवार के कुछ बुजुर्ग दाढ़ी सहलाते हुए बोले। उन्हें 4 छवियों की मुहर के प्रयोग के सटीक परिणामों का पता नहीं था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से किसी भी असामान्यता का पता नहीं लगा सके। उन्होंने तो इसे सामान्य ही समझा। बेशक शेंतु परिवार में एक और व्यक्ति था जो शेंतु नानटियान की तरह ही 4 छवियों की मुहर के संपर्क में आया था। वह व्यक्ति 1000 हाथों वाली दादी थी। वह अभी अभी लिन परिवार की मुखिया सूजी और लिन शिंटोग के सामने शेंतु नानटियान की वीरता का बखान कर रही थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि 4 छवियों की मुहर की स्थिरता डगमगा रही है और वह भट्टी की तरह फटने वाली है, तो उसकी मुस्कान एकदम जम गई। उसकी बूढ़ी धुंधली आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। तियान 1000 हाथों वाली दादी ने चीख मारी। उनके उठते ही नीचे की कुर्सी चकनाचूर हो गई। वह एक बूढ़े मेढक की तरह उछली और चौक के बीचों बीच दौड़ पड़ी। तियान हिम्मत रखो। 1000 हाथों वाली दादी का चेहरा एकदम बदल गया था। उनके जुरीदार हाथ मुर्गी के पंजों जैसे लग रहे थे और वे हवा में मुद्राएं बना रही थीं। वे शेंतु नानटियान के सामने मौजूद भयानक ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। इस समय चारों छवियों के पशु चिन्ह की ऊर्जाएं पूरी तरह से अराजक थीं और वे विस्फोट के कगार पर थीं। शेंतु नानटियान के बाल बिखरे हुए थे और वह भयंकर रूप से क्रोधित दिख रहा था। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर लिया था, जिससे उसकी कनपटी फटने की कगार पर थी। उसका चेहरा किसी कुचली हुई चित्रकारी की तरह सिकुड़ा हुआ था। वह अब किसी भी तरह से एक सौम्य और शालीन व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। 1000 हाथों वाली दादी को उड़ते हुए देखकर शेंतु नानटियन ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और खून का एक घूंट बाहर निकाल दिया। उसका इरादा अपने खून को जलाकर एक पल के लिए भी बलपूर्वक सहन करने की शक्ति प्राप्त करना था। ये चारों राक्षसी चिन्ह आदिम प्रजातियों की सार ऊर्जा से बने थे। एक बार जब इन चारों आदिम प्रजातियों की ऊर्जा विस्फोटित हो जाएगी तो यह कोई मजाक नहीं होगा। इस समय ये यून चुपचाप सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया था। 1000 हाथों वाली दादी को जादुई मुहरें भेजते हुए, शेंतु नानटियान को अपने सार रक्त को जलाते हुए और अपनी आत्मा सागर को अत्यधिक खाली करते हुए देखकर ये यून के मुखौटे के नीचे एक गहरी मुस्कान आ गई। इसे विस्फोट होने दो। ये यून ने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया और उसी क्षण उसने बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। धमाका। चारों छवियों वाले राक्षस चिन्हों के बीच का कमजोर ऊर्जा संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। आदिम प्रजातियों की ऊर्जाएं आपस में टकराईं और शक्तिशाली ऊर्जा शक्ति का विस्फोट हुआ, जो एक भयानक धमाके में बदल गया। सबसे पहले चोट शेंतु नानटियान को लगी और वह चीख पड़ा। पास ही 1000 हाथों वाली दादी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अभी अभी जो मुहरें बनाई थी, उन्हें 4 छवियों वाले राक्षस चिन्हों तक पहुंचाने और स्थिति को स्थिर करने में पलक झपकने में लगने वाले समय का 10वां हिस्सा ही लग रहा था। हालांकि ये छोटा सा समय अंतराल स्वर्ग को अलग करने वाली खाई की तरह था। ऊर्जा के विस्फोट के साथ ही निर्जन स्वर्ग की सील करने की तकनीक बेकार हो गई। अत्यधिक क्रोध में आकर 1000 हाथों वाली दादी ने अपनी जादुई मुहरों को तोड़ दिया और अपनी आस्तीनें लहराते हुए विस्फोटक ऊर्जा विस्फोट की ओर फेंक दी। पेंग। 1000 हाथों वाली दादी की आस्तीन ऊर्जा विस्फोट से टकराए। उनकी शक्तिशाली युआंची से टकराते ही ऊर्जा विस्फोट पल भर में नष्ट हो गया। हालांकि शेंतु नानटियन विस्फोट के दूसरी तरफ था। हालांकि 1000 हाथों वाली दादी ने विस्फोट की अधिकांश ऊर्जा को सहन कर लिया, लेकिन वह केवल अपनी तरफ से ही उसे रोक सकी। शेंतु नानटियन की तरफ से वह उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकी। आदिम प्रजाति की ऊर्जा मूलतः शेंतु नानटियन के नियंत्रण से परे थी। उसने 4 छवियों की मुहर और अपने पैरों के नीचे बने तंत्र का उपयोग करके बड़ी मुश्किल से इसे नियंत्रित किया था। अब जब आदिम प्रजाति की ऊर्जा उसके सामने विस्फोट कर रही थी, तो शेंतु नानटियन इसे कैसे सहन कर पाता। बची हुई ऊर्जा का विस्फोट शेंतु नानटियन की छाती से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर पहाड़ से टक्कर हुई हो। उसकी पसलियां और स्टर्नम टूट गए और खून से लथपथ होकर वह हवा में उछल गया। तियान 1000 हाथों वाली दादी पहले से ही हताश थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और उनकी लंबी आस्तीन शेंतु नानटियन के चारों ओर लिपट गई। हालांकि शेंतु नानटियन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। स्पष्ट रूप से उसकी हालत बेहद खराब थी। उनकी छाती पर लगी गंभीर चोटों के अलावा, जिसमें उनकी पसली की हड्डी टूट गई थी, उनके दिल और फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी आत्मा पर आध्यात्मिक रूप से गहरा आघात लगा था। यह प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक हड्डियों को परिष्कृत करने की एक ऐसी तकनीक थी जो न तो रूढ़िवादी थी और न ही विधर्मी, लेकिन इसका दुष्परिणाम अत्यंत शक्तिशाली था। शेंतु नानटियन ने आध्यात्मिक प्रतिघात से ही उनको परेशान करने की उम्मीद की थी, लेकिन अब उसे अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसे 4 छवियों की मुहर से आध्यात्मिक प्रतिघात झेलना पड़ा। का शेंतु नानटियन के पैरों के नीचे स्थित विशाल डिस्क सरणी में दरार पड़ गई। डिस्क सरणी के दोनों कोनों पर शेंतु फैंग और शेंतु हाई भी ऊर्जा विस्फोट से प्रभावित हुए थे। हालांकि वे दूरी पर थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर शेंतु नानटियन से अतुलनीय था। उनकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। दोनों घायल थे और उनके अंग क्षतिग्रस्त थे। उनके मुंह खून से लथपथ थे। शेंतु नानटियन से बेहतर उनके लिए बस एक ही बात थी कि उन्हें आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। उनके लिए अपनी चोटों से उबरना कहीं ज्यादा आसान था। केवल ये यूं ही विस्फोट होने की आशंका से पहले ही पीछे हट गया था। विस्फोट के समय वह चौक के कोने में स्थित एक हरे रंग की पीतल की भट्टी के पीछे छिप गया था।
ये हरे रंग की पीतल की भट्टी लिन परिवार द्वारा निर्मित की गई थी और ये तियानहुआ उद्यान में स्वर्ग पृथ्वी युआनची को दबाने के लिए प्रयुक्त एक जादुई वस्तु थी। स्वाभाविक रूप से शेन तू नानतियान द्वारा किए गए विस्फोट से यह नष्ट नहीं हुई, इसलिए उपस्थित 4 युवाओं में से केवल ये यून ही प्रभावित रही। धमाके का शोर थमने के बाद जोश और उत्साह से भरे शेनतू नानतियान अब एकदम बेजान हो गए थे। इसी तरह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले शेनतू हाय और शेनतू फैंग भी मृत कुत्तों की तरह शांत हो गए थे। लिन परिवार के बड़े बुजुर्ग हो या शेनतू परिवार के और दोनों परिवारों के कनिष्ठ सदस्य, सभी वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। आखिर हुआ क्या? हालात इतनी तेजी से पलट गए कि किसी को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक को प्रदर्शित करने का जो भव्य दृश्य था वह अब एक बुरी स्थिति में बदल गया था। शेनतू परिवार के 3 सबसे प्रतिभाशाली नायकों में से 2 जमीन पर पड़े थे और 1000 हाथों वाली दादी की आस्तीनों में लिपटा हुआ था और मुश्किल से सांस ले रहा था। उनके पैरों के नीचे स्थित विशाल डिस्क सरणी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और ठीक उसी क्षण दर्शकों ने देखा कि ये यून बड़ी भट्टी के पीछे से सहजता से बाहर आ रहा है। उन चारों में उसका साधना स्तर सबसे कम था और वह सबसे छोटा था। हालांकि ये यून को न केवल कोई चोट नहीं आई थी बल्कि उसके बाल तक नहीं झड़े थे। ये यून को उस हालत में देखकर सबके चेहरों पर अजीब से भाव थे। वह शेनतू नानतियान और उनके साथियों से बिल्कुल अलग थे। यह क्या बदतमीजी है। बहुत से लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके गले में एक गांठ सी बन गई हो, क्योंकि वे काफी देर तक मुंह खोले बैठे रहे। शेनतू परिवार के बुजुर्ग सबसे ज्यादा आहत थे। वे अभी अभी अपनी बड़ाई कर रहे थे और अब इस चौंकाने वाले उलटफेर को देखकर वे अविश्वास की स्थिति में थे। कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसमें शेनतू नानतियान को अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए 4 छवियों की मोहर को पूर्ण रूप से पूरा करते हुए और एक प्राचीन विधि से एक उजाड़ अस्थि अवशेष को परिष्कृत करते हुए दिखाया जाना चाहिए था। अध्याय 405 शेनतू नानतियान को झेले गए आघात। तियान एप, क्या तुम ठीक हो? तियान एप। शेनतू नानतियान को ऐसी हालत में देखकर 1000 हाथों वाली दादी बहुत चिंतित हो गई। आत्मा का क्षतिग्रस्त होना कोई मामूली बात नहीं थी। 4 छवियों वाले राक्षस चिन्ह विशेष रूप से खतरनाक थे क्योंकि यह एक प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक थी। अभिलेखों में ऐसे कई प्राचीन निर्जन स्वर्ग गुरुओं के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने हड्डियों को परिष्कृत करने के कई खतरनाक प्रयोग किए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आध्यात्मिक आघात झेलना पड़ा। वे मानसिक रूप से सुस्त या पागल हो गए। लोगों ने इसे किगोंग से विचलन कहा। शेनतू नानतियान की 4 छवियों वाली मोहर का इस्तेमाल उनकी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था और इसे जबरदस्ती दिखाया गया था। हड्डियों को परिष्कृत करने की ऐसी प्रक्रिया जो उनकी सीमाओं को असीमित रूप से बढ़ा रही थी, आध्यात्मिक प्रतिक्रिया होने पर और भी खतरनाक साबित हो सकती थी। हालांकि शेनतू परिवार के पास हर तरह की उच्च श्रेणी की आत्मा को पोषण देने वाली दवाई थी, फिर भी समस्या की जड़ का इलाज न होने और इसके दुष्परिणाम सामने आने की संभावना थी। शेनतू नानतियान अब बोल नहीं पा रहा था। आदिम प्रजातियों के पशुवत चिन्हों से उसे जो आघात लगा था वह असहनीय था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ बैंगनी हो गए थे। उसके मन में बस अंतिम विस्फोट से पहले के क्षण ही घूम रहे थे। वह अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि किस समस्या के कारण ऊर्जा अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई। 1000 हाथों वाली दादी ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक हरी गोली की बोतल निकाली। उन्होंने सारी साफ सुथरी गोलियां बोतल से निकालकर शेनतू नानतियान के मुंह में ठूंस दी। ये गोलियां 1000 हाथों वाली दादी की खुद की बनाई हुई बेहतरीन गोलियां थीं। चूंकि 1000 हाथों वाली दादी शेनतू परिवार के शीर्ष क्रम के निर्जन स्वर्ग के उस्तादों में से एक थी, इसलिए उनकी गोलियों का मूल्य स्पष्ट था। लेकिन इस समय उसे कंजूसी करने की कोई परवाह नहीं थी। शेनतू नानतियान के घावों का इलाज करना ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जब बोतल की सारी गोलियां उसके पेट में चली गईं, तो शेनतू नानतियान की हालत में थोड़ा सुधार होता हुआ प्रतीत हुआ। दादी, मैं। शेनतू नानतियान को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। वह बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने इस निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय पार्टी के लिए विशेष तैयारी की थी। वह लिन परिवार, शेनतू परिवार और उन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने अपनी धाक जमाना चाहता था जिनका इन दोनों परिवारों से संबंध था। उसने खुद को बहुत ऊंचा उठाया था और बहुत सारी तैयारी और आधारभूत कार्य किए थे ताकि लोग ये सोचे कि शेनतू परिवार के वंश की निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत अता है और उसकी अपनी क्षमताएं बिल्कुल आश्चर्यजनक है। लेकिन अब जब वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था, उस धारणा को वास्तविकता में बदलने का प्रयास कर रहा था, तो सब कुछ व्यर्थ हो गया था। उसने बड़े पारिवारिक गुटों के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी और दर्शकों में उनकी मंगेतर लिन शिंटोग भी शामिल थी। शेनतू नानतियान को हुए इस झटके की भयावहता स्पष्ट थी। अब जब शेनतू नानतियान अपनी चोटों को सह रहा था, तो न केवल उसके शरीर और आत्मा को चोट लगी थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची थी। तियान एप, क्या हुआ? 1000 हाथों वाली दादी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। एक प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते अंतिम क्षण में चारों छवियों वाले राक्षस चिन्हों में हुए ऊर्जा परिवर्तनों के बारे में उन्हें शेनतू नानतियान की तुलना में स्वाभाविक रूप से कम जानकारी थी। हालांकि शेनतू नानतियान ने अपना सिर हिलाया। उसे भी यकीन नहीं था कि क्या हुआ था। उसने जिस 4 छवियों वाली मोहर का चयन किया था, वह एक ऐसी मोहर लगाने की तकनीक थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। वह इस तकनीक से कई बार सफल हो चुका था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और फिर भी उसे अभी तक ये नहीं पता था कि समस्या कहाँ थी। आखिरकार यह एक प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक थी, जो एक ऐसी विरासत थी जो न तो व्यवस्थित थी और न ही पूर्ण। शेनतू नानतियान को निर्जन स्वर्ग तकनीक की उतनी अच्छी समझ नहीं थी, इसलिए कभी कभार होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका कारण वह नहीं जानता था, बिल्कुल सामान्य थी। ठीक है, कुछ मत बोलो, बस आराम करो। 1000 हाथों वाली दादी ने माथे पर शिकन डाली। वह समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय थी।
अगर ऐसा कुछ और बार हुआ तो शेन तू परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शेन तू नानतियान को 1000 हाथों वाली दादी के समर्थन से चौक में नीचे लाते हुए देखकर लिन परिवार के बुजुर्गों ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। एक बुजुर्ग ने दबे स्वर में कहा, ये शेन तू नानतियान तो वैसे भी युवा और उतावला है। उसने हड्डी को परिष्कृत करने की ऐसी तकनीक चुन ली जिसे वह संभाल नहीं सकता था, जिससे उसकी एक चतुर योजना बर्बाद हो गई। उन्हें कम जटिल सीलिंग तकनीक चुनने की समझ होनी चाहिए थी, तब ये घटना नहीं होती। शेन तू नानतियान को ऐसी हालत में देखकर लिन परिवार के बुजुर्गों को स्वाभाविक रूप से उस पर दया नहीं आई। बेशक ऊपरी तौर पर वे उसकी बदकिस्मती पर खुशी नहीं जताएंगे। इस वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय बैठक में लिन परिवार शेन तू परिवार से स्पष्ट रूप से कमजोर था, क्योंकि लिन परिवार में वीरान स्वर्ग तकनीक की विरासत का अभाव था। इसके अलावा शेन तू परिवार ने रहस्यमय क्षेत्र में काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए दोनों परिवारों की क्षमताओं में भारी अंतर के बावजूद परिणाम इस प्रकार होने से लिन परिवार बहुत प्रसन्न था। यांटियन, तुम ठीक हो जाओगी, है ना? जब ये यून चौक से नीचे आए तो सू जी हंस पड़ी। उसने पहले ही देख लिया था कि यून बड़ी भट्टी के पीछे छिपकर बिल्कुल ठीक थी। सू जी को नहीं पता था कि शेन तू नानतियान के साथ क्या गड़बड़ हुई थी, लेकिन उसे इस तरह बेजान हालत में देखकर सू जी को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई। मैं देखूंगी कि तुम कितने घमंडी हो सकते हो। सू जी की बातों के बाद कई लोगों ने ये यून की ओर देखा। इस वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय पार्टी में ये यून शुरू में एक मामूली प्रतिभागी था। हालांकि प्रतियोगिता शुरू होते ही कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। इससे पहले उन्होंने सोंग जियू को हराया था। इसके बाद उन्होंने शेन तू नानतियान की चुनौती स्वीकार की और प्राचीन अस्थि शोधन प्रक्रिया के दौरान अपना कार्य पूरी तरह से संपन्न किया। उन्होंने डेसोलेट हेवन तकनीक के 2 मुकाबलों में शानदार परिणाम दिए थे। और अंत में जब शेन तू नानतियान के नियंत्रण में चारों पशु चिन्ह फट गए तो ये यून ही एकमात्र व्यक्ति थी जो समय रहते बचने में कामयाब रही। इसके विपरीत शेन तू फैंग और शेन तू हाई ने प्रतिक्रिया देने में काफी समय लिया। दरअसल पहले से ही कई संकेत मिल रहे थे कि स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए शेन तू नानतियान की गर्दन और माथे की नसें इतनी फूल गई थी कि मानो फटने वाली हो। शेन तू नानतियान का अत्यधिक पसीना आना और कनपटी का फटना भी इस बात की पुष्टि करता था। इससे पहले लिन परिवार के बुजुर्गों ने कुछ गड़बड़ी महसूस की थी। हालांकि जब इस बारे में बात की गई तो शेन तू परिवार के बुजुर्गों का आत्मविश्वास बरकरार रहा और उन्होंने शेन तू नानतियान पर आंख बंद करके विश्वास किया। और इस समय ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि 4 छवियों वाली मुहर, जिसके बारे में कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता था, कैसा प्रदर्शन कर रही थी। इस बारे में व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय क्या था। इन सभी छोटे छोटे सुरागों के आधार पर हर कोई तुरंत और सटीक निर्णय नहीं ले सकता था, लेकिन ये यून ने ये कर दिखाया। शेन तू हाई और शेन तू फैंग जो वहां स्तब्ध खड़े थे, उनकी तुलना में ये यून का विवेक और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर थी। ये व्यक्ति रहस्यमयी लोगों की खोज के लिए सबसे उपयुक्त था। रहस्यमयी लोगों में अप्रत्याशित तरीकों से खतरे छिपे थे। एक छोटी सी गड़बड़ी भले ही मामूली लगे, लेकिन पलक झपकते ही दर्जनों लोगों की जान ले सकती थी। केवल वही लोग जो निरंतर सतर्क रहते थे आगे बढ़ सकते थे और अधिक समय तक जीवित रह सकते थे। एल्डर सू, आपने एक अच्छे शिष्य को अपना शिष्य बनाया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति सन ने सूजी के कंधे पर थपथपाया और ईर्ष्या भरी नजरों से ये उनको देखा। ऐसे शिष्य का उनके पदभार संभालना कई निर्जन स्वर्ग गुरुओं का सपना था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सूजी ने बिना चेहरा लाल किए शेखी बघारी। ये सुनकर ये यून ने अपनी आंखें घुमाई। इस बूढ़े ने सचमुच उसे अपने खोजे हुए शिष्य की तरह माना था। ये यून को अभी भी याद था कि सूजी ने उसे नामात्र का शिष्य इसलिए बनाया था क्योंकि वह हर दिन भुना हुआ मांस खाना चाहता था। ये यून, तुमने बहुत मेहनत की। इसी क्षण ये यून को एक मधुर आवाज सुनाई दी। ये यून ने अपना सिर घुमाया और सफेद कपड़े पहने लिन शिंटोग को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा, जो एक शांत अर्धचंद्र की तरह लग रहे थे। उसकी चमकीली आंखें झरने के पानी के तालाब जैसी प्रतीत हो रही थी। ये यून को लिन शिंटोग हमेशा से एक शांत स्वभाव की लड़की लगती थी। चाहे वो बोल रही हो या मुस्कुरा रही हो, उसका व्यवहार हमेशा ही बेहद संयमित और सौम्य रहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 साल में हमारी मुलाकात न होने के बावजूद तुम इतनी तरक्की कर लोगे। डेसोलेट हेवन तकनीक में तुम्हारी महारत ने मुझे हैरान कर दिया है। क्लाउड वाइल्डनेस में ये यून से मुलाकात के दृश्य को याद करते हुए किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि वह साधारण सा युवक आज इस तरह परिपक्व हो जाएगा। अगर उन्हें और 10 साल दिए जाते तो वे अपने प्रयासों की जिम्मेदारी खुद संभाल सकते थे और खूब नाम कमा सकते थे। अध्याय 406, महान महारानी का अवशेष। शेन तू नानतियान की आध्यात्मिक चोटों के साथ साथ शेन तू हाई और शेन तू फैंग के भी घायल होने के कारण वीरान स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र का पहला दिन, जो सूर्यास्त के समय समाप्त होना था, समय से पहले ही समाप्त हो गया। शेन तू नानतियन को वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय साधना के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। शेन तू परिवार ने इस साधना सत्र का उपयोग शेन तू नानतियन को लिन परिवार के उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का अवसर देने के लिए किया था। साथ ही उन्होंने योजना बनाई थी कि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे और लिन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को उसकी असाधारण क्षमता का एहसास कराए। लेकिन इस स्थिति के कारण मंच पर होने वाले सभी कार्यक्रम धराशायी हो गए। शेन तू परिवार को इस पर बिल्कुल भी गर्व नहीं था। मुख्य आकर्षण होने वाला वरिष्ठ पीढ़ी के खिलाड़ियों के बीच डेसोलेट हेवन तकनीक का मुकाबला 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। चाय सत्र समाप्त होने के बाद शेन तू परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने शेन तू नानतियन की 4 छवियों वाली मुहर में अंतिम क्षण में क्या गड़बड़ी हुई, इसका विश्लेषण करने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि दिन भर विश्लेषण करने के बाद भी वे कुछ भी पता नहीं लगा सके। यह उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि थाउजेंड हैंड ग्रैनी के अलावा बाकी सभी का 4 इमेजेज सील से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था।
इसके अलावा शेंतु नानटियन, जो इस घटना में सीधे तौर पर शामिल था, घटना का केवल अस्पष्ट विवरण ही दे सका। इससे 1000 हाथों वाली दादी का बूढ़ा चेहरा सिकुड़ गया। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि विरासत में कोई समस्या है। क्योंकि यह रहस्यमय लोक से प्राप्त एक विरासत थी, इसलिए 4 छवियों की मुहर निस्संदेह प्राचीन निर्जन स्वर तकनीक की विरासत का हिस्सा थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि 1000 हाथों वाली दादी को इस बात का डर था कि क्या 4 छवियों की मुहर के लिए निर्जन स्वर की अन्य तकनीकों का संयोजन आवश्यक था। मार्शल आर्ट की दुनिया में साधना तकनीकों की ऐसी कई नियमावली मौजूद थी जिनमें किसी अन्य साधना तकनीक को आधार बनाना आवश्यक था। आधार के बिना युआनची को नुकसान पहुंचने से लेकर किदोग विचलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। शेंतु नानटियान की 4 छवियों वाली मुहर को विफल करने के पीछे किसी का हाथ था या नहीं, इस बारे में 1000 हाथों वाली दादी ने कभी सोचा भी नहीं। चाय की बैठक में इतने सारे विशेषज्ञ मौजूद थे। उस चौक में व्याप्त असंख्य निगाहों और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के बीच भला कौन उन सबकी निगाहों को भेद कर चुपके से इसे विफल कर सकता था। ... जब शेंतु परिवार के बुजुर्ग ये पता लगाने की कोशिश में दिमाग खपा रहे थे कि 4 छवियों की मुहर के साथ क्या गड़बड़ हुई, तब अपराधी ये यूनलिन परिवार के रेशम शिखर पर एक विजय समारोह में भाग ले रहा था। दरअसल ये उनके स्वभाव को देखते हुए उसे इस तरह के उत्सवों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उसके लिए समय साधना में लगाना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि सुजी ने स्पष्ट कर दिया था कि कुलमाता ने ये पार्टी वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक के कारण आयोजित की थी और ये यून पार्टी की मुख्य अतिथि थी। अगर मुख्य अतिथि शामिल नहीं होती तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये यून अभी लिन परिवार में नया था, इसलिए उसके लिए चुपचाप रहना ही बेहतर था। अगर ये यून ने कुलमाता के निमंत्रण को ठुकरा दिया तो निश्चित रूप से उसकी इस बात के लिए आलोचना होगी कि वह एहसानों की कदर नहीं करता। सिल्क पीक लिन परिवार की 18 प्रमुख चोटियों में से एक नहीं थी। यह मुख्य चोटियों की बाहरी परिधि में स्थित एक छोटा पर्वत था। सिल्क पीक की ऊंचाई अन्य 18 प्रमुख चोटियों की लगभग आधी थी, लेकिन वहां प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक फूल थे और ये फूल रेशम की तरह गुच्छों में बंधे हुए थे, जिसके कारण इसे सिल्क पीक नाम मिला। सिल्क पीक पर होने वाले कुछ विविध आयोजनों के अलावा परिवार के बहुत कम शिष्य यहाँ ठहरते थे। जब भी परिवार के भीतर कोई उत्सव होता था वह सिल्क पीक पर ही आयोजित किया जाता था। इस समय रेशम शिखर की ढलान पर स्थित भव्य रेशम महल में सैकड़ों लोग एकत्रित थे। उनमें लिन परिवार के कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। बाकी सभी ये यून के लगभग समान आयु के कनिष्ठ थे और उन गिने चुने बुजुर्गों में ये यून का कंजूस मालिक सुजी और लिन परिवार की मुखिया भी शामिल थी। कुलमाता ने अजगर के सिर वाली छड़ी पकड़ी हुई थी और उनके सफेद बाल जूड़े में बंधे हुए थे। उनके जूड़े में जहर का एक टुकड़ा लगा हुआ था और वही यून को प्यार भरी मुस्कान दे रही थी। छोटे दोस्त यून, लिन परिवार में आपका स्वागत है। आपके गुरु सुजी लिन परिवार के अतिथि मुखिया हैं, इसलिए आप लिन परिवार को अपना घर समझ सकते हैं और किसी भी तरह की झिझक महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जब आसपास के कनिष्ठों ने कुलमाता के सरल शब्द सुने तो वे मन ही उनसे ईर्ष्या करने लगे। लिन परिवार के कई शिष्य थे और उनमें से कई उनके सीधे रक्त संबंध से जुड़े थे, फिर भी उनमें से अधिकांश को कभी भी कुलमाता से सीधे बात करने का मौका नहीं मिला था। और अब लिन परिवार के उत्सव समारोह में कुलमाता ये यून के प्रति विशेष रूप से स्नेहपूर्ण थी। ये यून के प्रति उनके द्वारा कहे गए स्वागत भरे शब्दों ने सभी को ईर्ष्या से भर दिया। इन प्रत्यक्ष वंशज बच्चों में से कई के साथ जो व्यवहार किया गया वही यून जैसे बाहरी व्यक्ति के व्यवहार के भी अनुरूप नहीं था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये यून ने वीरान स्वर्ग तकनीक में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। ये कनिष्ठ शिष्या कुलमाता का धन्यवाद करती है। कुलमाता के प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये यून ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कुलमाता की मुस्कान और भी खिल उठी। वह ये यून से और भी अधिक संतुष्ट थी। ये पार्टी तो नौजवानों के लिए है, हम बुजुर्गों का तो यहाँ कोई स्वागत नहीं। कुछ और शब्द कहकर मुखिया ने विदा ली। शिंटोग, इनके साथ खूब मजे करो। कुलमाता ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़ी लिन शिंटोग से बात की। लिन शिंटोग अब भी अपनी उसी बेदाग सफेद पोशाक में थी, लेकिन अब उसके सिर पर जहर का एक आभूषण था। इससे वह पहले से कम रूखी लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ और भी आकर्षक हो गई थी। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। लिन शिंटोग ने कुलमाता की मदद करने से पहले ही यून को देखकर मुस्कुराया। पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई और लिन परिवार के बुजुर्गों की अनुपस्थिति में बच्चे अधिक बेफिक्र हो गए। लिन परिवार के कई शिष्य अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत करते थे। यहाँ तक कि जब उनके पास खाली समय होता था तब भी परिवार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण वे मनमानी नहीं कर सकते थे। हालांकि इस उत्सव पार्टी की वजह से कई युवा पूरी तरह से बेफिक्र होकर मौज मस्ती कर सके और ये यून निस्संदेह पार्टी का केंद्र बिंदु थी। वरिष्ठ भाई यून, मेरा नाम लिन कयून है। मैं भी वीरान स्वर्ग तकनीक सीख रही हूँ और 2 साल से इसका अभ्यास कर रही हूँ। हालांकि मुझमें अभी भी बहुत कमियां हैं और मैं मुश्किल से सबसे निचले स्तर के अवशेषों को ही परिष्कृत कर पाती हूँ। 14-15 साल की एक छोटी कदकाठी और बड़ी आंखों वाली लड़की ने बिना पलक झपकाए ही यून को देखा। वरिष्ठ भाई यून, आपकी वीरान स्वर्ग तकनीक बहुत अद्भुत है। क्या इसका कोई रहस्य है? अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? मैं भी डेसोलेट हेवन तकनीक में नौसिखिया हूँ। कई सिद्धांत हैं जिन्हें मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात तकनीकों की बात है वे शायद आपसे कम हो। ये यून ने कुछ खाने के बाद जल्दी ही महसूस किया कि वह लड़कियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। लड़कियां एक के बाद एक अलग अलग कारणों से ये यून से संपर्क करती थीं। बेशक उनमें से अधिकांश ने ऐसा वीरान स्वर्ग तकनीक पर चर्चा करके किया। बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की के जाने के बाद उसकी जगह एक 18-19 साल की लंबी और सुडौल लड़की ने ले ली। हे छोटे भाई यून, तुम्हारी वीरान स्वर्ग तकनीक वाकई बुरी नहीं है, लेकिन एक योद्धा को आत्मरक्षा के कुछ साधन तो आने ही चाहिए। क्या तुम्हें तलवार चलाना सीखने में रुचि है?
बड़ी बहन तुम्हें सिखा सकती है। लड़की की आवाज साफ और कोमल थी और कानों को संगीत की तरह लगती थी। ये यून थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। 2 साल पहले जब से वह इस वैकल्पिक दुनिया में आया था, तब से लड़कियां उससे प्रेम निवेदन करने की पहल नहीं करती थी, लेकिन आज अचानक 5 से अधिक लड़कियां सामने आ गईं। कोई जरूरत नहीं है। मेरा दूसरों से तलवारबाजी सीखने का कोई इरादा नहीं है। ये यून ने बस इनकार किया। तलवारबाजी के मामले में ये यून की उपलब्धियां असाधारण थीं। जाहिर है उनका दूसरों से सीखने का कोई इरादा नहीं था। छोटा भाई यून। इसी क्षण ये यून के कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। ये यून ने मुड़कर देखा तो उसे परी जैसी सुंदर लिन शिंटोग दिखाई दी। कुलमाता को विदा करने के बाद वह दल में वापस लौट आई थी। जैसे ही लिन शिंटोग प्रकट हुई, ये यून के चारों ओर मौजूद कुछ लड़कियां तुरंत पीछे हट गईं। लिन परिवार की युवा पीढ़ी के बीच लिन शिंटोग का स्थान बेहद खास था। लिन शिंटोग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और वॉइस ट्रांसलेशन के जरिए फुसफुसाते हुए कहा, इस उत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों को आपस में घुलने मिलने का मौका देना है। लिन परिवार की मुखिया ने आपको लिन परिवार में ही रखने का फैसला कर लिया है। ओह, ये यून चौंक गया। वह समझ गया कि लिन शिंटोग का क्या मतलब था। जश्न की पार्टी महज एक बहाना थी, इसे ब्लाइंड डेट कहना ज्यादा सही होता। ये यून जानती थी कि वह लिन परिवार के लिए एक दुर्लभ प्रतिभा है, जिसने अपनी प्रतिभा और उज्जवल भविष्य का प्रदर्शन किया है। लिन परिवार की कई युवतियां ये यून से शादी करने को तैयार थीं। ये यून आकर्षक था और अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वह आसानी से युवतियों का दिल जीत लेता था। इसके अलावा ऐसे निर्जन स्वर्ग के स्वामी से विवाह करने से भविष्य में मार्शल कला का मार्ग और भी सुगम हो जाता, क्योंकि संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। लिन परिवार जैसे बड़े पारिवारिक कुल में लड़कियां ताए दिव्य राज्य के कुलीनों की तरह संकोची नहीं होती थीं। वे अपनी इच्छाओं का पीछा करती थीं। परिवार की मुखिया शायद चाहती है कि आपकी शादी परिवार की किसी लड़की से हो। इससे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। हो सकता है कुछ ही समय में कोई रिश्ता तय करने वाला मिल जाए। कभी कभी परिवार के बच्चे देर से शादी करते हैं, लेकिन उनकी सगाई बहुत जल्दी हो जाती है। लिन शिंटोग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और एक ही समय में ना मुस्कान झलक रही थी। ये समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। ये सुनकर ये यून थोड़ा अवाक रह गया और उसने भौहें सिकुड़ी। ये बात वाजिब थी। तियान युआन की दुनिया में जहां पारिवारिक कुलों को अपनी शक्ति अपने बच्चों से मिलती थी, विवाह वास्तव में एक बहुत ही स्थिर संबंध था। अच्छा, और एक बात और है। अचानक लिन शिंटोग ने विषय बदल दिया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। इस निर्जन स्वर तकनीक की चाय बैठक में शेनतू परिवार को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन शेनतू परिवार का समर्थन करने वाले लिन परिवार के बुजुर्गों की संख्या वास्तव में बढ़ गई है। ओह, ये यून ने भौहें चढ़ाईं। यह अच्छी खबर नहीं थी। अगर लिन परिवार ने सचमुच शेनतू परिवार के साथ गठबंधन कर लिया है, तो लिन शिंटोग का जो भी हश्र हो, उसकी पहचान को हमेशा के लिए छिपाना नामुमकिन होगा। इसी वजह से लिन शिंटोग ने ये यून को इस बात पर जोर दिया था। लिन शिंटोग की शादी दरअसल काफी दूर भविष्य में होने वाली थी। हालांकि लिन परिवार और शेनतू परिवार के बीच गठबंधन बहुत पहले और तेजी से स्थापित हो जाएगा। ये वह चीज नहीं थी जिसे ये यून देखना चाहती थी। क्या इसका कारण यह है कि शेनतू परिवार ने प्राचीन निर्जन स्वर तकनीक की कई विरासतें प्रदर्शित की हैं? ये यून ने पूछा। वह जानता था कि ये प्राचीन निर्जन स्वर तकनीकें लिन परिवार के लिए बहुत आकर्षक थीं। इसके अलावा शेनतू परिवार द्वारा इन्हें लिन परिवार के साथ साझा करने की इच्छा से यह एक बहुत ही अनुकूल स्थिति होगी। ये तो बस एक मामूली वजह है। लिन शिंटोग ने धीरे से सिर हिलाया। सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि शेनतू परिवार अंततः मेरे लिए अद्वितीय महारानी की प्राचीन विधि से बनी कुछ कलाकृतियों को पहले परिष्कृत करने के लिए सहमत हो गया है। पहले शेनतू परिवार ऐसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्राचीन विधि से बनी हर कलाकृति की कीमत बहुत अधिक थी। जब लिन शिंटोग ने ये कहा तो ये यून दंग रह गई। शेनतू परिवार प्राचीन महारानी के अवशेष को परिष्कृत करने के लिए पहले से ही तैयार था। अध्याय 407 रात की बातचीत। तियान युआन युग में हर पीढ़ी में कई महान सम्राट होते थे। उदाहरण के लिए शेनतू परिवार या लिन परिवार जैसे महावंशी कुलों में महान सम्राटों की संख्या एक तक सीमित नहीं थी। 10,000 दिव्य राजाओं में से एक को ही ले लीजिए, जिसे चरवाहे लड़के ने मार डाला था। महान सम्राटों में उसकी शक्ति औसत दर्जे की मानी जाती थी। शेनतू कुलपति की शक्ति तो वाकई भयावह थी। जब चरवाहा बालक अपनी चरम सीमा पर था, तब उसने पाताल लोक के निर्जन देवता से एक दिव्य सिंह से शक्ति उधार ली थी, और अंत में वह शेनतू कुलपति को बड़ी मुश्किल से ही घायल कर पाया, उसे मार नहीं सका। जहां तक स्वयं शेपर्ड बॉय की बात है, वह शेनतू कुलपति की मृत्यु स्वर्गीय क्रांति से प्रभावित हुआ था, और उसके घाव आज तक बने हुए हैं। हालांकि ग्रंथों में दर्ज प्राचीन महान महारानी की तुलना में शेनतू कुलपति कुछ भी नहीं थे। शेनतू कुलपति जैसी हस्ती तियान युआन साम्राज्य की प्रत्येक पीढ़ी में शीर्ष पर रहने वाले व्यक्तियों में से एक थी। हालांकि ये केवल उनमें से एक था। लिन परिवार और अन्य महावंशी कुलों में भी उनके जैसे लोग थे। उसी पीढ़ी में लगभग 1 दर्जन लोग ऐसे होंगे जो उससे मेल खाते होंगे, और उन बूढ़े राक्षसी लोगों को भी गिन ले जो खुद को अलग थलग कर लेते हैं, तो उनकी संख्या और भी अधिक होगी। और ये तो केवल मानव जाति के लिए था। निर्जन जाति में भी ऐसे कई लोग हैं जो शेनतू कुलपति के समकक्ष हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे, इसलिए यह नियति थी कि शेनतू कुलपति जैसे व्यक्ति का नाम इस दुनिया में करोड़ों वर्षों तक, या यहाँ तक कि अरबों वर्षों तक भी अंकित नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये था कि शेनतू कुलपति और प्राचीन महान महारानी के बीच बहुत बड़ा अंतर था। प्राचीन महान महारानी इतिहास की एकमात्र ऐसी महान महिला थी जिन्होंने अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाली नारियों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। उनके द्वारा छोड़ी गई किंवदंतियां इतिहास की अंतहीन धारा में समाहित रहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। ये यून वास्तव में नहीं जानता था कि महान सम्राट से ऊपर का क्षेत्र क्या था, क्योंकि वह उसके लिए बहुत दूर था।
हालांकि उसे यकीन था कि महान सम्राटों से भी अधिक शक्ति वाले शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर होगा। वास्तव में महान सम्राट उपाधि तियान युआन जगत के लोगों द्वारा एक निश्चित स्तर तक पहुंचने वाले शक्तिशाली योद्धाओं को दिया जाने वाला एक सामूहिक नाम मात्र था। ये किसी विशिष्ट स्तर का नाम नहीं था, ये ऋषि और मानव स्वामी की उपाधियों के समान ही था। इसलिए यदि 10,000 दिव्य राजाओं की तुलना प्राचीन महान महारानी से की जाए तो अंतर शायद चमकीली चांदनी के सामने जुगनू को देखने जैसा होगा। अब लिन शिंटो के अनुसार शेनतू परिवार ने प्राचीन अद्वितीय महारानी द्वारा छोड़ी गई प्राचीन विधि को पुनर्स्थापित कर लिया था और उसमें दर्ज वीरान अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया था। ऐसे में ये युन को आश्चर्य क्यों नहीं होता। अतुलनीय महारानी की शक्ति संभवतः तियान युआन जगत के कई शक्तिशाली व्यक्तियों की कल्पना की सीमाओं से कहीं अधिक थी। क्या शेनतू परिवार की वीरान स्वर्ग तकनीक वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गई है? ये युन को इस पर यकीन नहीं हुआ। महान महारानी के अवशेष को किसने परिष्कृत किया था? क्या ये 1000 हाथों वाली दादी हो सकती है? हालांकि जब युन को बूढ़ी दादी की याद आई तो उसे यह बात असंभव लगी। बूढ़ी दादी शायद महारानी के समान स्तर पर थी, लेकिन शेनतू कुलपति की तुलना में समान स्तर पर होने के बावजूद वह शायद उनसे कहीं कमतर थी। भला वह प्राचीन महान महारानी की विधि को कैसे परिष्कृत कर सकती थी? मुझे भी यकीन नहीं है। लिन शिंटोग ने सिर हिलाया। शायद प्राचीन नुस्खा इतना मुश्किल नहीं है। प्राचीन महान महारानी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके द्वारा छोड़ा गया नुस्खा मुश्किल हो। इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। लिन शिंटोग की बात सुनकर ये युन ने सिर हिलाया। ये तर्कसंगत था। लिन शिंटोग ने आगे कहा, चाहे कुछ भी हो, शेनतू परिवार इस बार निश्चित रूप से कोई अवशेष प्रदान करेगा। उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है और अपने साथ गठबंधन रखने वाले कई परिवारों को आमंत्रित भी किया है। वे इस मामले को झूठा साबित नहीं कर सकते, अन्यथा उन्हें अपने वचन से मुकरने वाला माना जाएगा। इससे उन्हें किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें उस अवशेष पर पूरा भरोसा होना चाहिए, अन्यथा उनकी आलोचना होगी। ऐसे में शेनतू परिवार और लिन परिवार के बीच का गठबंधन स्वाभाविक रूप से अमान्य हो जाएगा। सुश्री लिन, आप सही कह रही हैं। ये युन ने सिर हिलाया। शेनतू परिवार ने महारानी के अवशेष को कैसे परिष्कृत किया यह मायने नहीं रखता था। केवल इसे उपलब्ध कराने की क्षमता के कारण ही वे लिन परिवार के सामने ऐसा प्रस्ताव रख पाए थे। ऐसा लगता है कि शेनतू परिवार बेहद आत्मविश्वासी था। क्या यह संभव है कि महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत करने की उनकी क्षमता उस रहस्यमय क्षेत्र के अन्वेषण के कारण थी? क्या शेनतू परिवार ने रहस्यमय क्षेत्र में एक निर्जन स्वर्ग तकनीक विधि खोज ली थी जिसने उन्हें महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत करने में सक्षम बनाया? वह किस प्रकार का रहस्यमय लोक था? ये युन को उस रहस्यमय लोक में बहुत रुचि थी, क्योंकि उस स्तर का रहस्यमय लोक निश्चित रूप से असाधारण होगा। हालांकि उस स्तर के रहस्यमय क्षेत्र का अन्वेषण करना शायद उनके लिए संभव नहीं था। ये युन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे समय चाहिए था, वह अभी भी बहुत कमजोर था। कुछ पल चुप रहने के बाद ये युन ने अचानक लिन शिंटोग की ओर देखा। मिस लिन जी। लिन शिंटोग ने ऊपर देखा। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह असली ही न हो। मैं कह रहा हूं, अगर आप अपनी समाप्त हो चुकी मेरे दिनों को जोड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते हैं तो क्या आप अपने परिवार की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे? ये युन का सवाल सुनकर लिन शिंटोग ने भौहें चढ़ा ली और ये युन को ध्यान से देखने लगी। आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि भविष्य के बारे में अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है? उदाहरण के लिए जब मैं आपसे पहली बार क्लाउड वाइल्डनेस में मिला था तब मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप 2 साल में इतनी तरक्की कर लेंगे। आप सही कह रहे हैं। ये युन ने सिर हिलाया। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले वीरान मानव घाटी में आपने मुझे बताया था कि जब आपका शरीर मेरे शरीर से छूता था तो आपको ऐसा लगता था जैसे आपकी नसों में हल्की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। इसी वजह से मेरे मन में एक विचार आया जो शायद मजाक जैसा लगे। मैं आपकी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नारियों को जोड़ना चाहता हूं। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे विचार साकार हो सकेंगे। और अब शेनतू परिवार ने तुम्हारी अधूरी नसों को जोड़ने का एक तरीका खोज लिया है। मुझे नहीं पता कि उनका तरीका कारगर होगा या नहीं, लेकिन कम से कम यह मेरे दिमाग में चल रहे बेबुनियाद विचारों से कहीं अधिक विश्वसनीय लगता है। मैं सचमुच आपकी असंक्रमित नसों को जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास आपको अपनी इच्छाओं और मन के एक अवास्तविक विचार के कारण अपनी जान जोखिम में डालने देने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार आपके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। मैं सोच रही हूँ जब अंततः ये तय हो जाएगा कि तुम्हारी समाप्त हो चुकी नसों को फिर से जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, और जब हर कोई असमंजस में होगा कि क्या किया जाए, मुझे विश्वास है कि कुलमाता और यहाँ तक कि वरिष्ठ सूजी भी चाहेंगी कि तुम शेनतू नानतियान से विवाह कर लो। कम से कम इस तरह तुम अपना जीवन यापन कर पाओगी। ये युन ने धीरे से ये शब्द कहे। ये वो विचार थे जो उसके मन में काफी समय से चल रहे थे, और यही वो दुविधा भी थी जो उसे लिन परिवार में रहने को लेकर महसूस हो रही थी। भावनात्मक दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि शेनतू नानतियान लिन शिंटोग की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक करे और शादी को पूरा करने के लिए इस जबरदस्ती के तरीके का इस्तेमाल करे। हालांकि तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिन शिंटोग के लिए शायद यही सबसे अच्छा परिणाम था। हालांकि लिन शिंटोग की बड़ी चाची चिड़चिड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जो ही उनको बहुत तर्कसंगत लगी। वह ये थी कि यदि जीवन और मासूमियत की तुलना की जाए तो कौन अधिक महत्वपूर्ण है। शायद लिन शिंटोग के लिए निर्दोषता शब्द सटीक नहीं था, क्योंकि वह अपनी गरिमा और अपने जीवन को चुनने के अधिकार पर जोर देती थी। धन्यवाद, लिन शिंटोग ने यी यून की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। उसे इससे पहले ये पता नहीं था कि यी यून उसकी स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक करना चाहता है।
अगर लिन परिवार या शेंतु परिवार को ये उनके विचारों का पता चलता तो वे शायद हंसते और उसका मजाक उड़ाते, ये सोचकर कि ये उन बेवकूफी भरी बातें कर रहा है। हालांकि लिन शिंटोग ऐसा नहीं सोचती थी। फिर भी मैं अपने भाग्य के लिए लड़ूंगा, आखिर भविष्य कौन जान सकता है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि भले ही लिन परिवार शेंतु परिवार के साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हो जाए, मैं आपको जबरन पलायन करने से रोकूंगा। लिन शिंटोग ने गंभीरता से कहा। ये यून समझ गया कि लिन शिंटोग शेंतु नानुतियान के साथ चल रहे झगड़े का जिक्र कर रहा था। ठीक है, अब इस बारे में और बात न करें। कुलमाता ने आपके लिए इस पार्टी की तैयारी में बहुत मेहनत की थी। ये कहते ही लिन शिंटोग के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए, जिससे एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ये यून स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों का अर्थ समझ गई। कुलमाता ने शायद परिवार की कुछ बुजुर्ग महिलाओं को ये यून के लिए उपयुक्त लड़कियों का रिश्ता तय करने के लिए कहा था। अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए ये यून ने देखा कि लंबी लड़की जो उसके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहती थी, किसी और से बात कर रही थी और बार बार उसकी ओर देख रही थी। कामुक शरीर वाली वह लड़की शायद लिन शिंटोग के जाने के बाद तलवारों के बारे में चर्चा जारी रखने का इरादा रखती थी। ये यून ने शर्मिंदगी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे इस तरह की घटनाओं का बहुत कम अनुभव था, चाहे वह उसके पिछले जीवन में हो या वर्तमान जीवन में। ... पार्टी 6 घंटे तक चली और देर रात तक जारी रही। अंत में ये यून से संपर्क करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। इसका कारण ये था कि लिन शिंटोग रात भर ये यून के साथ ही थी। शुरुआत में दोनों ने लिन परिवार और शेंतु परिवार के बारे में बातचीत की। इसे औपचारिक कार्य माना गया। बाद में वे हर विषय पर बातचीत करने लगे। शुरू में लिन शिंटोग को लगा कि ये यून की समझ में कमी होगी और वह बहुत सी बातों पर चर्चा नहीं कर पाएगी। उसने ये यून को तियान युआन जगत की वर्तमान स्थिति और रोचक ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में बातचीत शुरू की तो लिन शिंटोग को पता चला कि ज्यादातर समय ये यून ही बोल रही थी जबकि वह सुन रही थी। ये यून के दिमाग में मानो अनगिनत रोचक तथ्य भरे पड़े थे। ये यून को स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हालांकि अपने पिछले जीवन में जहां वह सूचना के विस्फोटक युग में रहता था और एक दिव्य उपकरण के माध्यम से उसके हाथ में इंटरनेट था, वह जिन विचित्र चीजों को जानता था वे इस दुनिया की चीजों से कहीं अधिक थी। उन्होंने कई विचित्र घटनाओं को रूपांतरित किया और समय की पृष्ठभूमि को धुंधला कर दिया, जिससे यह इस दुनिया के लिए एक दिलचस्प कहानी बन गई। विशेषकर इंटरनेट पर मौजूद हास्यप्रद चुटकुलों का दायरा असीमित था। यह उस दुनिया के योद्धाओं की पहुंच से बिल्कुल परे था जहां साधना सर्वोपरि थी। शुरुआत में लिन शिंटोग ने ये यून को कुछ रोचक ऐतिहासिक तथ्य बताए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये यून द्वारा बताए गए तथ्यों की तुलना में वह खुद जो रोचक तथ्य जानती थी वे उबाऊ थे। बाद में लिन शिंटोग चुपचाप सुनकर बहुत खुश हो गई। वह बीच बीच में हंसते हुए अपना मुंह ढक लेती थी। कभी कभी तो वह अपनी चमकदार काली आंखों को चौड़ा करके कहती, यह इतना सही कैसे हो सकता है, ये सब तुमने कहां से सुना, ये तो बहुत दिलचस्प है। आसपास मौजूद लिन परिवार के कनिष्ठ सदस्य ये यून को लिन शिंटोग से इस तरह बात करते देख चौंक गए। उनकी लिन शिंटोग के बारे में यही धारणा थी कि वह शांत और संयमी स्वभाव की थी, जो ज्यादा हंसती या बोलती नहीं थी। उन्हें लगा कि पिछले 10 से अधिक वर्षों में उन्होंने लिन शिंटोग को जितनी बार हंसते देखा था वह उस रात की हंसी की संख्या से कम थी। अध्याय 408, 1 वर्ष की समय सीमा। 3 दिन बाद वीरान स्वर तकनीक पर आधारित चाय सत्र फिर से शुरू हुआ। इस बार सूजी जैसी वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों की बारी थी। शेंतु नानुतियान अनुपस्थित था। अपनी आत्मा को हुए नुकसान को नजरअंदाज करते हुए भले ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया होता, फिर भी उसमें दोबारा चाय सत्र में शामिल होने की हिम्मत नहीं होती। उनके जैसे अभिमानी व्यक्ति का इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इस तरह से खुद को शर्मिंदा करना एक बहुत बड़ा झटका था जिसे कुछ ही लोग समझ सकते थे। वरिष्ठजनों के लिए आयोजित चाय सत्र में ये यून ने शुरू से अंत तक केवल देखा। देखते हुए उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि को खोला और लिन परिवार और शेंतु परिवार के वरिष्ठजनों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीलिंग तकनीकों पर ध्यान दिया और उनकी निर्जन स्वर तकनीकों के सार का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया के दौरान ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके तोड़फोड़ करने का प्रयास नहीं किया। आखिरकार ये वीरान स्वर के स्वामी की पुरानी पीढ़ी थी। ऊर्जा पर उनका नियंत्रण शेंतु नानुतियान जैसा नहीं था जो अपनी चरम सीमा पर था। शेंतु नानुतियान की चरम सीमा पर होने के कारण ही ये यून के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करना इतना आसान था। पुराने निर्जन स्वर के स्वामी के विरुद्ध ये यून बैंगनी क्रिस्टल से शायद परेशानी खड़ी कर सके, लेकिन ये कहीं अधिक कठिन था। साथ ही ऊर्जा प्रवाह की दिशाओं को जबरदस्ती उल्टने से पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता। इसके अलावा अगर यह घटना बार बार होती रही तो लोगों में संदेह पैदा हो जाएगा। अंततः भले ही उसकी तोड़फोड़ सफल हो जाए, इसका कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि शेंतु परिवार ने पहले ही लिन शिंटोग को उनके द्वारा निर्मित निर्जन अस्थि अवशेष का परीक्षण करने की अनुमति देकर एक समझौता कर लिया था। फिर चाय सत्र के परिणाम की परवाह किए बिना लिन परिवार निर्जन अस्थि अवशेष खाने के बाद लिन शिंटोग पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। युवा पीढ़ी की तुलना में वरिष्ठ पीढ़ी द्वारा प्रदर्शित वीरान स्वर तकनीक कौशल कहीं अधिक अतिरंजित थे। उन्हें असाधारण कहा जा सकता है और कुल मिलाकर शेंतु परिवार को ही बढ़त हासिल थी। सूजी और उनके साथियों ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया, फिर भी वे शेंतु परिवार के विशाल जनसमूह का मुकाबला नहीं कर सके। अंत में शेंतु परिवार ने अपने एक वरिष्ठ गुरु को अपनी निर्जन स्वर तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए भेजा। वे बेहद दुबले पतले थे और किसी चलते फिरते ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी निर्जन स्वर तकनीक सूजी से कहीं बेहतर थी। चाय के पूरे सत्र में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। बुजुर्ग पीढ़ी के लिए आयोजित डेसोलेट हेवन तकनीक पर आधारित चाय सत्र 3 दिनों तक चला। अंततः शेंतु परिवार किसी तरह अपनी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा वापस पाने में कामयाब रहा।
निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय सत्र समाप्त होने के बाद शेंतु परिवार के सदस्य लिन परिवार को छोड़कर नहीं गए, बल्कि वे लिन परिवार के तियानहुआ शिखर पर ही रुके रहे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। आज का दिन लिन परिवार और शेंतु परिवार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी दिन लिन शिंटोग को दवा का परीक्षण करने का अवसर मिला। यदि यह योजना सफल होती है तो लिन परिवार को संभवतः एक अद्वितीय महान महारानी प्राप्त होगी। तब भविष्य में लिन शिंटोग की उपलब्धियां प्राचीन महान महारानी के समकक्ष होंगी और शेंतु परिवार अपनी इच्छा अनुसार लिन परिवार के साथ गठबंधन करेगा, जबकि शेंतु नानुतियान की लिन शिंटोग का साझेदार बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी और उसे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यह असफल हो जाए तो मेरे शेंतु परिवार ने इस मामले के लिए कई तैयारियां की हैं। ये प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र में पाई गई अद्वितीय महारानी की विधि की एकमात्र प्रति भी है, तो ये कैसे विफल हो सकती है। लिन परिवार एक ऐसे चौक का इस्तेमाल करता था जो बड़े पैमाने पर बलि अनुष्ठानों के लिए समर्पित था। लिन परिवार और शेंतु परिवार के लोग यहाँ एकत्रित हुए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। शेंतु नानुतियान आगे की पंक्ति में एक बेंच पर बैठे थे और लिन परिवार के एक बुजुर्ग के प्रश्नों का शांत और आत्मविश्वास से पूर्ण ढंग से उत्तर दे रहे थे। इससे पहले निर्जन स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र में शेंतु नानुतियन को एक आध्यात्मिक आघात लगा था और उन्होंने समय के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा था। उन्होंने लागत की परवाह किए बिना विभिन्न दवाओं का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वह बिस्तर से उठने में सक्षम हो गए। दरअसल शेंतु परिवार ने लगभग आधा महीना इंतजार किया था ताकि शेंतु नानुतियान बिस्तर से उठने की क्षमता वापस पा सके। आखिरकार आज का कार्यक्रम शेंतु नानुतियान के इर्द गिर्द ही था। अगर वे उपस्थित नहीं होते तो ये बेहद शर्मनाक होता। हालांकि शेंतु नानुतियन की आत्मा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अगर वह लड़ाई करता या वीरान स्वर्ग तकनीक का इस्तेमाल करता तो वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। कम से कम अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग न करने की स्थिति में वह मुश्किल से ही अपनी आकर्षक और प्रभावशाली उपस्थिति को बनाए रख पाएगा। इसके अलावा आज वह दिन था जब शेंतु परिवार ने महान महारानी के अवशेष को निकालकर उसकी शक्ति का प्रमाण देने का प्रयास किया था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर लिन परिवार पर लिन शिंटो के विवाह की तिथि तय करने का दबाव डाल सकता था। वह लिन परिवार के साथ खींचतान करके मामले को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। उनका मानना था कि लिन शिंटो की जान दांव पर लगी होने और विभिन्न कारणों पर विचार करने के बाद परिवार की मुखिया समेत लिन परिवार के उच्च अधिकारियों के पास इस मामले पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और यदि वह लिन शिंटो की आदिम यीन प्राप्त कर ले और नियमित रूप से साधनात्मक संबंध स्थापित करे तो वह एक महान सम्राट बनने की आशा कर सकता है। इस बात को सोचते ही शेंतु नानुतियन और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। शेंतु परिवार के अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। लिन परिवार ने महसूस किया कि शेंतु परिवार के सभी लोगों में स्पष्ट रूप से गर्व झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे महारानी की प्राचीन विधि से तैयार की गई निर्जन अस्थि कलश पर बेहद आश्वस्त थे। हालांकि इन लोगों को शेंतु परिवार का व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन अंततः यह एक विचार ही था। लिन परिवार के सभी सदस्य आशावान हो गए और उस वीरान अस्थि अवशेष के बारे में आश्वस्त महसूस करने लगे। और आज की मुख्य पात्र लिन शिंटो का चेहरा शांत था, मानो वह ध्यानमग्न परी की तरह चुपचाप बैठी हो। सबसे अधिक भावुक होने के बावजूद वह सबसे उदासीन थी। इसी समय ये यून सूजी के साथ प्रकट हुई। लिन शिंटोग ने जब ये यून को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने ये यून को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ये यून ने ये देखा और मुस्कुरा दी। यह दृश्य देखकर शेंतु नानुतियान का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर जो विजयी मुस्कान थी वह फीकी पड़ गई। ये यून को भी शेंतु नानुतियान की निगाहों का आभास हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने मुखौटे के पीछे से शेंतु नानुतियान को ठंडी निगाहों से घूरा। शेंतु नानुतियान ने चुपचाप और मजबूती से अपने हाथों में पंखे को पकड़ रखा था और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। ये यून की निगाहें उसे बेहद असहज महसूस करा रही थी। ये यून को देखते ही शेंतु नानुतियन को याद आ गया कि कैसे वह आधे महीने पहले वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में लड़खड़ा गया था। ये शेंतु नानुतियन के 30 साल के जीवन में अब तक का सबसे बड़ा कलंक था। अगर ये लिन परिवार की जमीन न होती तो वही यून को एक ही वार में पीट कर मार डालता। हालांकि अभी तो वही यून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन लिन शिनतो के दवा लेने के बाद वह उसका साझेदार बन जाएगा। फिर वह लिन परिवार का आधा मालिक बन जाएगा। ऐसे में क्या ये यून जैसे छोटे मोटे आदमी को वह आसानी से निपटा नहीं देगा। शेंतु नानुतियान ने यून को घूरकर देखा और फिर लिन परिवार की मुखिया की ओर सिर घुमाते हुए कहा, कुलमाता जी, औषधि लेने का शुभ समय निकट आ रहा है। आइए उस वीरान अस्थि अवशेष को बाहर निकालें। बोलते समय वह मुस्कुराया और धीरे से अपना पंखा हिलाया। हालांकि उसकी आवाज शांत लग रही थी, फिर भी शेंतु नानुतियान की आवाज में गर्व और आत्मविश्वास की झलक साफ सुनाई दे रही थी। क्या उन्हें इतना यकीन था कि वह वीरान अस्थि अवशेष लिन शिंटोग पर निश्चित रूप से प्रभावी होगा? ठीक है, लिन परिवार की मुखिया ने सिर हिलाया। लिन परिवार की मुखिया के शब्दों के साथ ही शेंतु परिवार के कुछ बुजुर्ग तुरंत खड़े हो गए। शेंतु नानुतियान भी खड़ी हो गईं और उनके साथ चौक के बीचों बीच तक चली गईं। तुरंत ही लिन परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी गर्दनें आगे बढ़ाकर उन पर ध्यान केंद्रित किया। महान महारानी के प्राचीन नुस्खे से तैयार की गई उस निर्जन अस्थि कलश की आकृति कैसी दिखेगी? सभी की निगाहें खुद पर टिकी हुई महसूस करते हुए शेंतु नानुतियन मुस्कुराया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को स्वाइप किया। जटिल आकृतियों से युक्त और प्रभावशाली उपस्थिति वाला एक पत्थर का बक्सा हवा में प्रकट हुआ। इस वीरान अस्थि अवशेष की औषधीय शक्ति को क्षीण होने से बचाने के लिए हमारे शेंतु परिवार ने विशेष रूप से शाश्वत बैंगनी सोने और एक कुशल शोधक की मदद से इस औषधि पेटी का निर्माण करवाया है। केवल ये पेटी ही अत्यंत मूल्यवान है और इसकी तुलना एक शहर से की जा सकती है, लेकिन अगर इसकी तुलना इसके अंदर मौजूद वीरान अस्थि अवशेष से की जाए तो यह मोती के सामने धूल के कण के समान होगी।
शेन नानतियान ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा। जिस शहर का उन्होंने जिक्र किया वह स्वाभाविक रूप से तियान युआन साम्राज्य का एक योद्धा शहर था। तियान युआन साम्राज्य के कई शहरों का इतिहास लाखों वर्षों पुराना था। लिन परिवार के आसपास रहने वाले कई लोगों ने एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड के बारे में सुना था। कई जूनियर छात्र आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। केवल दवा रखने वाला डिब्बा ही इतना महंगा है। यह अवशेष वाकई इंतजार के लायक है। सच में अगर उन्हें भरोसा न होता तो शेन परिवार इस वीरान अस्थि अवशेष को यहाँ न लाता। इस बार हमारा लिन परिवार एक अद्वितीय महान महारानी को जन्म देगा। ये हमारे दोनों परिवारों के लिए एक महान उपलब्धि होगी। ये युन ने वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इसलिए लिन परिवार के कनिष्ठों के बीच उनका स्थान असाधारण हो गया था। इस अवसर पर उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त था, जबकि चर्चा कर रहे कनिष्ठ अपने गुरुओं के पीछे खड़े थे। उनकी बातचीत सुनकर ये युन ने गहरी सांस ली और चुपचाप परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। अगर लिन शिंटोग अपनी समाप्त हो चुकी नसों को फिर से जोड़ने में सफल हो जाती है तो यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला होगा। यहाँ तक कि कुलमाता भी शेन नानतियान द्वारा निकाले गए दवा के डिब्बे को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। लिन परिवार के उच्च वर्ग के अन्य सदस्य भी कानाफूसी और चर्चा करने लगे। बड़ी चाची की आवाज विशेष रूप से प्रभावशाली थी। मैंने पहले ही कहा था कि नानतियान हमें निराश नहीं करेगा। देखो शेन परिवार कितना ईमानदार है। यह अवशेष हमें निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य देगा। जब तक समाप्त हुई नसें जुड़ जाती हैं तब तक शिंटो के विवाह में देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहते हुए उसने लिन शिंटो की ओर देखा। हालांकि उसे निराशा हुई क्योंकि लिन शिंटो का चेहरा पहले की तरह ही शांत था। जो लोग इस मामले से वाकिफ नहीं थे वे शायद यही सोचते कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी चाची सही कह रही हैं। इस शादी में अब और देरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा शिंटो के उपचार के लिए इस्तेमाल की गई महारानी की 12 पवित्र वस्तुएं हैं। पहली वस्तु लेने के बाद हर महीने एक और वस्तु लेनी होगी। इस प्रकार अवशेषों का निर्माण 1 वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा। शेन नानतियान ने धीरे से ये कहा और कुछ देर तक लिन शिंटोग और कुलमाता पर अपनी निगाहें टिकाए रखी। उनकी मुस्कान से ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। लिन शिंटोग ने भौहें चढ़ाई और उसकी नम आंखों ने शेन नानतियान की ओर देखा। 1 साल के भीतर, इसका मतलब यह था कि लिन परिवार को 1 साल के भीतर ही शादी के बारे में अपना फैसला लेना था। लिन परिवार को 12 अवशेष सौंपने के बाद शेन परिवार किसी भी हालत में शादी को और आगे बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब यह था कि लिन परिवार को आने वाले महीनों में शादी के मामले पर फैसला लेना होगा। लिन शिंटोग को नहीं पता था कि शेन नानतियान ने 12 अवशेषों को हर महीने लगातार लेने के बारे में जो कहा था वह सच था या नहीं। हो सकता है कि यह शेन नानतियान द्वारा लिन परिवार को मजबूर करने के लिए गढ़ा गया झूठ हो, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। शेन परिवार को बस लिन परिवार को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर करने का एक वैध कारण चाहिए था। लिन परिवार की मुखिया ने आह भरी। लिन शिंटोग ने जो भी सोचा वह स्वाभाविक रूप से ही सोचा था। इससे शादी की तारीख टालने की उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। अध्याय 409 छोटा काला सांप। 1 साल। कुलमाता का चेहरा लिन शिंटोग को देखकर थोड़ा उदास हो गया। इस समय वह भी दुविधा में थी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि शेन परिवार ने लिन शिंटोग को महान महारानी के अवशेष का परीक्षण करने की अनुमति क्यों दी थी। शेन परिवार के अनुसार यह महान महारानी का अवशेष अत्यंत मूल्यवान था। हर एक अवशेष को तैयार करना आसान नहीं था। शेन परिवार लिन शिंटोग को किसी भी हालत में अवशेष का परीक्षण करने की अनुमति नहीं देता और लिन परिवार को निर्णय लेने के लिए कई साल का समय देता। निर्णय होने तक उनके लिए लिन शिंटोग की निष्क्रिय नसों को ठीक करने के लिए उसी तरह का दूसरा अवशेष तैयार करना असंभव था। अब लिन शिंटोग को पहला अवशेष खिलाने के बाद उसे अगले 11 महीनों तक हर महीने एक निर्जन अस्थि अवशेष का सेवन करना होगा। इसका मतलब यह था कि लिन परिवार को शेन कुल के विवाह प्रस्ताव पर निर्णय लेना होगा। लिन शिंटोग की बड़ी चाची और शेन परिवार के समर्थक लिन परिवार के बुजुर्गों को कोई आपत्ति नहीं थी। बड़ी चाची ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे भतीजे नानतियान, हमें ज्यादा देर तक असमंजस में मत रखो। जल्दी से महारानी का अवशेष बाहर निकालो और हमें चौंका दो। उसके ऐसा कहते ही छठे परदादा और लिन परिवार के अन्य बुजुर्गों ने भी उत्सुकता से उस अवशेष को देखने के लिए अपनी सहमति जताई। ठीक है, मैं डिब्बा खोलता हूँ। ये वीरान अस्थि अवशेष हमारे शेन परिवार के शीर्ष वीरान स्वर्ग के उस्तादों और कुछ एकांतप्रिय विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बहुमूल्य सामग्रियों की बड़ी मात्रा का उपयोग करके इसे सफलतापूर्वक निर्मित किया है। महारानी के अवशेष को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद इसे तुरंत अवशेष पेटी में सील कर दिया गया। इस पेटी पर 7 मुहरें हैं। इनमें से 6 पहले ही हटाई जा चुकी हैं और अंतिम महत्वपूर्ण मुहर को केवल मेरी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके ही हटाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसके औषधीय गुणों की प्रभावशीलता कम न हो। शेन नानतियान जब बोल रहे थे, चाहे उनके लहजे में हो या उनके हावभाव में, उनमें गर्व की झलक साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ दिन पहले वीरान स्वर्ग तकनीक की चाय की बैठक में उनके बारे में कही गई सभी अप्रिय बातों को भुला दिया हो। जब शेन नानतियान ने महान महारानी का अवशेष निकाला तो वह सचमुच बहुत खुश हुआ। अवशेष हाथ में आने के बाद लिन परिवार के उच्च वर्ग के लोग भी उसके प्रति विशेष सम्मान दिखाने लगे। युवा पीढ़ी की तो बात ही अलग थी। 7 मुहरों में से एक को केवल शेन नानतियान की मानसिक ऊर्जा से ही हटाया जा सकता है। शेन परिवार शेन नानतियान की महत्वपूर्ण स्थिति को उजागर करना चाहता है। कुलमाता विचार कर रही थी। वह जानती थी कि शेन परिवार ने ऐसी व्यवस्था क्यों की थी। वीरान अस्थि अवशेष शोधन प्रक्रिया का शेन नानतियान से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी शेन परिवार ने विशेष रूप से एक ऐसी मुहर तैयार की थी जिसे खोलने के लिए शेन नानतियान की मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता थी।
ये शेन तू नानतियान पर जबरदस्ती एक आभा स्थापित करने के लिए था और ये लिन परिवार को ये भी बता रहा था कि शेन तू नानतियान भविष्य में शेन तू परिवार के मुखिया बनेंगे और शेन तू परिवार में उनका स्थान असाधारण होगा। ठीक है, मैं अब सील खोलने जा रहा हूँ, कृपया प्रतीक्षा करें। शेन तू नानतियान मुस्कुराया और उसने कुछ हस्त मुद्राएं बनाते हुए अपनी मानसिक ऊर्जा को शाश्वत बैंगनी सोने के अवशेष बॉक्स में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। मानसिक ऊर्जा की मुहर को सत्यापित करने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा नगण्य थी, लेकिन चूंकि शेन तू नानतियन गंभीर रूप से घायल था, इसलिए मुहर को हटाने मात्र से ही उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उसके होंठ थोड़े पीले पड़ गए। शेन तू नानतियान ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के दर्द को दबाया। उसने मानो बड़ी आसानी से पवित्र पेटी खोल दी। इस समय उसकी माथे पर उभरती हरी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। वह स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था। हालांकि इस समय किसी को भी शेन तू नानतियन पर हंसने की परवाह नहीं थी, क्योंकि सारा ध्यान बक्से में मौजूद महान महारानी के अवशेष पर था। शाश्वत बैंगनी सोने के औषधि बॉक्स में सफेद दिव्य रेशम साटन की परत चढ़ी हुई थी। साटन के ऊपर क्रिस्टल जैसी एक पवित्र वस्तु रखी थी। यह अवशेष गोलाकार नहीं था, बल्कि एक वलय के आकार का था। अवशेष के मध्य में स्थित छेद में एक छोटे लाल रंग के सांप की परछाई धीरे धीरे तैर रही थी। शेन तू नानतियान ने दोनों हाथों से महान महारानी का अवशेष बाहर निकाला। यह अवशेष एक छोटे सूर्य के समान था, क्योंकि इससे अत्यंत शुद्ध यांची उत्सर्जित हो रही थी और वह अवशेष मानो स्वयं में ही जीवंत प्रतीत होता था। एक नजर में ही उसके असाधारण महत्व का पता चल जाता था। ये सचमुच एक खजाना है। लिन परिवार के बुजुर्गों की आंखें चमक उठी। वे एक नजर में ही उस अवशेष का महत्व समझ गए और उसके बारे में चर्चा करते करते थक नहीं रहे थे। वह लाल सर्प प्रेत शुद्ध यांग आत्मा का संघनन है। यह महान महारानी का अवशेष भी एक शुद्ध यांग वस्तु है। वास्तव में शिंटो की स्वाभाविक रूप से असंबद्ध नसें अत्यधिक शुद्ध यिन शरीर के कारण है। केवल एक अति यांग वस्तु ही शिंटो की असंबद्ध नसों को जोड़ने में मदद कर सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस अवशेष की सामग्री में एक आदिम सच्चे आत्मा निर्जन पशु की जीवन शक्ति से भरपूर हड्डी है। साथ ही यह एक आदिम सच्चे आत्मा निर्जन पशु है जो शुद्ध यांची उत्सर्जित करता है। आदिम सच्चे आत्मा स्तर के निर्जन जीव अत्यंत दुर्लभ थे और वे केवल दिव्य वन्यभूमि की गहराई में ही पाए जाते थे, इसलिए उन्हें पकड़ना कठिन था। और शुद्ध यांग तत्व वाले आदिम सच्चे आत्मा निर्जन जीव तो और भी दुर्लभ थे। ऐसे निर्जन पशुओं की हड्डियों का मूल्य अकल्पनीय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेंतु परिवार इतना आत्मविश्वासी है। इस स्तर के महान महारानी अवशेष के साथ शिंटो की समाप्त हुई नसों को जोड़ने की 80-90% संभावना है। लिन परिवार के कई वरिष्ठ पीढ़ी के वीरान स्वर्ग के स्वामी उस वीरान अस्थि अवशेष को देखकर उत्साहित हो गए। यह अनुभूति ऐसी थी मानो किसी तलवारबाज को बेहतरीन तलवार देखने का अनुभव हो। इस स्तर के अवशेष को देखना ही उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। इसके अलावा इस श्रेणी के 11 अन्य अवशेष भी मौजूद थे। महान महारानी के अवशेष का मूल्यांकन करने के बाद सभी की निगाहें लिन शिंटो पर टिक गईं। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या महान महारानी का अवशेष लिन शिंटो के लिए कारगर साबित होगा। लिन परिवार के बुजुर्ग इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, इस बुजुर्ग की नजर तो कमाल की है। शेन तू नानतियान ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, यह महान महारानी का अवशेष वास्तव में शुद्ध यांग तत्व के आदिम सच्चे आत्मा के जीवन सार अस्थि से निर्मित है। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह कौन सा आदिम सच्चा आत्मा है, तो इसका खुलासा करना मेरे लिए उचित नहीं है। हमारे शेंतु परिवार ने ठीक इसी आदिम सच्चे आत्मा के जीवन सार अस्थि का उपयोग करके 12 अवशेष निर्मित किए हैं। इन अवशेषों में एक अदृश्य बंधन है। इन्हें एक साथ निर्मित किया गया था। लोगों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि शेंतु नानतियान की बात सच थी या नहीं। वे जानते थे कि इस बात पर फिर से जोर देने का मतलब यह था कि अस्थि अवशेष के सेवन के बाद लिन परिवार को निर्णय लेना ही होगा। वे शेंतु परिवार को एक साधारण परीक्षण के लिए पूर्ण आदिम आत्मा की जीवन शक्ति से भरपूर अस्थि को बर्बाद नहीं करने दे सकते थे। लिन शिंटोंग चुप रही। वह जानती थी कि शेंतु नानतियान उन्हें मजबूर कर रहा है। इसी वजह से वह उस पवित्र वस्तु का परीक्षण नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बार उसे खा लेने पर उन्हें शेंतु परिवार का कर्ज चुकाना पड़ता, जिससे एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती। जिनतोंग कुलमाता को लिन शिंटोंग के मन की बात पता थी। इस समय यहाँ तक कि कुलमाता भी, जो हमेशा लिन शिंटोंग को बहुत प्यार करती थी, उसका पक्ष नहीं ले सकती थी। बड़े पारिवारिक कुलों को शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। लिन परिवार पहले ही लिन शिंटोंग को महान महारानी के अवशेष का परीक्षण करने की अनुमति देने पर सहमत हो चुका था, और अब शेंतु परिवार ने भी अपनी ईमानदारी दिखा दी थी। इसलिए यदि लिन परिवार अपना रुख बदलता है तो दूसरों द्वारा उनकी आलोचना की जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह थी कि महान महारानी के इस अवशेष ने कुलमाता के हृदय में भी हलचल मचा दी थी। वह इस बात से और भी अधिक आश्वस्त हो गई थी कि शेंतु परिवार में लिन शिंटोंग की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक करने की क्षमता है। बिना किसी भरोसे के क्या शेंतु परिवार ने इस अवसर का गवाह बनने के लिए बड़े परिवार समूहों के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया होता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि शेंतु परिवार इस तरह का कोई अवशेष बना सकता है। लिन शिंटोंग से कुछ ही दूरी पर सूजी भी चुपचाप सिर हिलाते हुए आहें भर रहा था। शेंतु परिवार को नापसंद करने वाले सूजी के पास भी महारानी के अवशेष के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर सूजी सच बोल रहा था तो वह भी यही चाहता था कि लिन शिंटोंग इसे आजमाए। आखिरकार अपनी क्षमताओं का उपयोग करके लिन शिंटोंग की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसों से जुड़ने की संभावना बहुत कम थी। वह भी नहीं चाहता था कि लिन शिंटोंग कम उम्र में ही मर जाए और उसकी असाधारण प्रतिभा व्यर्थ हो जाए। शिंटोंग, इस पर ध्यान से विचार करो। तीर चलाना ही होगा। अगर तुम महारानी के अवशेष का परीक्षण नहीं करोगी तो लिन परिवार इस स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। शेंतु परिवार ने लिन परिवार को मजबूर करने के लिए इतने सारे परिवार कुलों को गवाह के रूप में आमंत्रित किया था, और लिन परिवार के बुजुर्ग ऐसी स्थिति देखकर खुश थे।
लिन शिनटोंग चुप रही। तुरंत ही सभा में सन्नाटा छा गया क्योंकि सबकी निगाहें लिन शिनटोंग पर टिकी हुई थीं। लिन शिनटोंग का रवैया और निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण थे। माहौल गंभीर होते देख लोगों को पता चल गया कि इस समय लिन शिनटोंग पर बहुत अधिक तनाव है। एक युवा लड़की असाधारण साहस होने के बावजूद भी तनाव को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कोने में एक कुर्सी पर नकाबपोश शियून उस अवशेष को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। महान महारानी का अवशेष। ऐसा प्रतीत होता है जब शेन तू नानतियान ने अवशेष पेटी खोली तो यीयुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोल ली थी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि सभी भ्रमों को भेद कर सभी चीजों के सार को देख सकती थी। यहाँ तक कि तलवार और कृपान वाले मकबरे में भी यीयुन बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके लाखों वर्षों के बीच जाने के बावजूद उसके स्वामी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा चिन्हों को देख सकता था। यह एक ऐसी क्षमता थी जो महान सम्राट स्तर के निर्जन स्वर्ग के स्वामी भी नहीं रखते थे। हालांकि जब यीयुन अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके महान महारानी के अवशेष की जांच कर रहा था तो उसे कुछ अजीब लगा। उस अवशेष में थोड़ी मात्रा में काली गैस मौजूद थी। ये काली गैस लाल सांप के नीचे छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई और भी पतला और छोटा काला विषैला सांप धीरे धीरे तैर रहा हो। हालांकि ऊर्जा दृष्टि बंद होते ही काला सांप दिखाई देना बंद हो गया। वह किसी भूत की तरह था जिसे देखकर उसका दिल कांप उठा। किसी अज्ञात कारण से यीयुन को इस काले सांप को देखकर एक बेहद अप्रिय अनुभूति हुई। यह ऐसी अनुभूति थी जो यीयुन को पहले कभी नहीं हुई थी। इस प्राचीन वस्तु में कोई समस्या हो सकती है। इस संभावना को भांपते ही यीयुन का चेहरा गंभीर हो गया। और इस समय चौक का माहौल अभी भी गंभीर था। लिन शिनटोंग चुप रही जबकि सभी लोग उसे देख रहे थे। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था। युवा स्वामी शेनतू, मुझे पहले इस अवशेष को देखने दीजिए। इसी क्षण लिन परिवार की मुखिया ने अचानक बोलना शुरू किया। दरअसल उसने स्थिति को सहज बनाने के लिए बात की थी क्योंकि वह बहुत असहज थी। साथ ही वह अवशेष की जांच करके ये पता लगा सकती थी कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है। अध्याय 410 अंतिम आवाज। बेशक कुलमाता, कृपया एक नजर डालिए। शेन तू नानटियन मुस्कुराते हुए महारानी के अवशेष को कुलमाता के बगल में खड़ी नौकरानी को सौंप दिया। कुलमाता ने अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से उस पवित्र वस्तु को पकड़ रखा था। सूर्य की रोशनी में अंगूठी के आकार की वह पवित्र वस्तु एकदम पारदर्शी हो उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह अमर जैद पत्थर से बनी अंगूठी हो। वस्तु की सतह पर बना सांप भी एक आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान कर रहा था। शानदार अवशेष। लिन परिवार की एक बुजुर्ग महिला इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। कुलमाता ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और अपनी मानसिक ऊर्जा को इसमें समाहित करने के बाद हल्के से सिर हिलाया। वह इससे बहुत संतुष्ट थी। अपनी अंतर्दृष्टि से वह अवशेष के भीतर प्रवाहित हो रही गर्म ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। यह अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा थी। कुलमाता के चेहरे के भाव देखकर ये उनका दिल बैठ गया। उन्हें उम्मीद थी कि कुलमाता को उस अवशेष में कुछ अजीबोगरीब चीज मिलेगी, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि मातृदेवी को निर्जन स्वर्ग तकनीक का कितना अच्छा ज्ञान था। हालांकि ये ज्ञान केवल तियान युआन जगत की निर्जन स्वर्ग तकनीक की विरासत तक ही सीमित था। प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीकों के बारे में मातृदेवी को अधिक जानकारी नहीं थी। उस अवशेष में समस्या का कारण संभवतः शेनतू परिवार द्वारा उसमें जहर मिलाना नहीं था, बल्कि यह था कि प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक स्वयं ही अत्यंत खतरनाक थी। यदि शेनतू परिवार ने इसमें विष मिलाया होता तो कुलमाता स्वाभाविक रूप से इसे पहचान लेती। हालांकि प्राचीन निर्जन स्वर्ग तकनीक के संबंध में कुलमाता का इससे कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वह अवशेष में मौजूद दोष को नहीं देख सकी। इससे ये उनका चेहरा बिगड़ गया। अगर कुलमाता ने सब कुछ समझ लिया होता तो सब कुछ आसान होता, लेकिन अब उन्होंने मान लिया था कि अवशेष ठीक है। बहुत बढ़िया। कुलमाता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शेनतू परिवार ने इसके लिए वाकई बहुत मेहनत की है। इस अवशेष को देखकर कुलमाता का शेनतू नानतियान के प्रति रवैया नर्म हो गया। यह एक बुजुर्ग के युवा पीढ़ी के सदस्य के प्रति व्यवहार जैसा था। इस रवैये से शेनतू नानतियन बहुत उत्साहित हो गया। ये हमारे लिए आवश्यक है। दोनों परिवारों के गठबंधन में शामिल होने के साथ हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और मिलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे ही शेनतू नानतियान ने ये कहा, उसकी नजर लिन शिनटोंग पर पड़ी। तुम क्या कहती हो शिनटोंग? शेनतू नानतियन को लग रहा था कि लिन शिनटोंग के साथ उसकी शादी 90% पक्की हो चुकी है, इसलिए उसने लिन शिनटोंग से अधिक सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की। और इस संबोधन से लिन शिनटोंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुलमाता उसके रवैये से असंतुष्ट हो गई। उन बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने शेनतू परिवार का समर्थन किया था, जैसे कि लिन शिनटोंग की बड़ी चाची। आखिरकार महान महारानी का वह अवशेष जो लिन शिनटोंग की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक कर सकता था, उनके सामने ही था। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए था। इससे पहले कुलमाता ने लिन शिनटोंग की व्यक्तिगत इच्छाओं को ध्यान में रखा था और मामले को लंबा खींचना चाहती थी, इस उम्मीद में कि शायद बदलाव का कोई अवसर मिल सके। हालांकि शेनतू नानतियान द्वारा 12 अवशेषों को प्रस्तुत करने के साथ ही उन्होंने उनके पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। यदि उन्होंने आज इस अवशेष का परीक्षण नहीं किया तो भविष्य में कोई संभावना नहीं होगी। ये शेनतू परिवार को अस्वीकार करने के बराबर होगा। कुलमाता ने इतना जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ऐसा मौका चूक जाने के बाद लिन शिनटोंग की स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नसों को ठीक करना स्वर्ग में जाने जितना कठिन होता। इस तरह की जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली अस्थि कलश की वस्तु, और वह भी प्राचीन विधि से निर्मित, ऐसी चीज नहीं थी जिसे लिन परिवार परिष्कृत कर सके। जिनतोंग। कुलमाता की आवाज थोड़ी कठोर हो गई और इस समय शेनतू नानतियान ने आगे कहा, श्रीमती शिनटोंग, मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं।
मैंने पहले ही कहा था कि जब हमारे शेंतु परिवार ने इस महान महारानी के अवशेष को परिष्कृत किया तो हमने इसके औषधीय गुणों को नष्ट होने से बचाने के लिए अवशेष रखने वाले बक्से को बनाने में विशेष रूप से शाश्वत बैंगनी सोने का उपयोग किया। इसीलिए अवशेष के बक्से पर कुल 7 मुहरें थीं। ये 7 मुहरें कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी महान महारानी का अवशेष केवल 1 वर्ष के लिए ही शाश्वत बैंगनी स्वर्ण अवशेष पेटी में रखा जा सकता है। अब मैंने अवशेष पेटी खोल दी है, इसलिए इस अवशेष को 1 घंटे से भी कम समय के लिए रखा जा सकता है। इसके औषधीय गुण धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जितना अधिक समय बीतता है इसका प्रभाव उतना ही कम होता जाता है। ये कहकर शेंतु नानतियान के शब्द ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके की तरह थे। लिन परिवार के उच्च वर्ग के जो बुजुर्ग अभी भी हिचकिचा रहे थे वे तुरंत शेंतु परिवार की ओर झुक गए। सू जी भी असहाय होकर सिर हिलाते हुए एक लंबी आह भर बैठा। उसने अपनी युआनची का प्रयोग करते हुए लिन शिंटोक से कहा, शिंटोक, तुम्हारा गुरु किसी काम का नहीं है। मुझे तुम्हारी निष्क्रिय नसों को जोड़ने वाली कोई दिव्य औषधि नहीं मिली। अगर तुम अपने गुरु को 500 साल और भी दे दो तो भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब जब शेंतु परिवार को वह औषधि मिल गई है तो शायद ये भाग्य ही है। कभी कभी कुछ चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। गुरुजी, लिन शिंटोक ने अपना सिर थोड़ा घुमाकर सू जी की ओर देखा। उसकी नम आंखों में मानो हजारों शब्द छिपे थे। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? सू जी ने आह भरते हुए कहा, योद्धा स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, लेकिन तियान युआन जगत के पिछले 100 मिलियन वर्षों को देखते हुए उनमें से कितने ऐसे हैं जो ये कहने का अधिकार रखते हैं कि उन्होंने स्वर्ग को पराजित किया है? स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा करना महज कुछ साहसी शब्द बोलने जितना आसान नहीं है। इसके लिए वर्षों तक अपमान और तनाव सहना पड़ता है, धीरे धीरे कौशल निखारना पड़ता है, खुद को चरम सीमा तक धकेलना पड़ता है और अंततः मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना पड़ता है। तभी कोई व्यक्ति सचमुच कह सकता है कि मनुष्य स्वर्ग को परास्त कर सकता है। एक तेज तलवार निरंतर अभ्यास से बनती है। जन्म लेते ही कोई स्वर्ग को परास्त नहीं कर सकता। सू जी का लहजा ईमानदार था और उसमें उनके 30,000 वर्षों के अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि झलकती थी। वर्तमान में चतुर और अविश्वसनीय दिखने वाले सू जी की मार्शल आर्ट और वीरान स्वर्ग तकनीक में प्रतिभा उनके बचपन में उनके साथियों से कहीं अधिक थी। वह भी कभी स्वर्ग का एक उत्साही और अभिमानी पुत्र था। धीरे धीरे मार्शल आर्ट और जीवन के अपने अनुभवों के माध्यम से सू जी धीरे धीरे जीवन के खेल में एक पात्र में बदल गया था। लिन शिंटोक ने गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। 2 साल पहले जब वो पहली बार अपने परिवार के पास लौटी तो उसने सुना कि शेंतु परिवार लिन परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शादी शेंतु नानतियान से करवाना चाहता है। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह बात बेतुकी है। लिन शिंटोक का मानना था कि लिन परिवार और शेंतु परिवार के बीच के संबंधों और शेंतु नानतियान के बारे में उसकी अपनी समझ के आधार पर यह असंभव था। और उस समय लिन परिवार में कई ऐसे बुजुर्ग थे जो लिन शिंटोक के साथ खड़े थे। अब 2 साल बाद उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। यहाँ तक कि कुलमाता, जिसने उसे इतना प्यार किया था, और सूजी, जिसने उसे अपनी बेटी की तरह माना था, भी इस शादी का समर्थन करने लगे थे। हालांकि कुलमाता और सूजी ने शेंतु परिवार के सामने घुटने नहीं टेके थे, बल्कि वे भाग्य के आगे झुक गए थे। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। जब योद्धा अपने शत्रु के सामने हार जाते थे तो ये शर्मनाक बात होती थी। जब योद्धा स्वर्ग के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते थे तो ये बहुत सामान्य बात थी। जैसा कि सूजी ने कहा, तियान युआन दुनिया के पिछले 100 मिलियन वर्षों को देखते हुए कितने लोग ये कहने का साहस करेंगे कि उन्होंने स्वर्ग को पराजित किया था। लिन शिंटोक ने खड़े होने से पहले गहरी संवेदना के साथ अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि इस समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसे ही वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, कार्यक्रम स्थल के एक कोने से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, फिर भी उसकी यादों से अलग थी। रुको, मुझे कुछ कहना है। लिन शिंटोक चौंक उठी और उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसने पाया कि 100 फीट दूर हरे रंग के वस्त्र पहने एक युवक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। उसने एक ठंडा सा दिखने वाला चांदी का मुखौटा पहन रखा था। आंखों की जगह खून के रंग की 2 भयानक रेखाएं थीं। फिर भी इस समय लिन शिंटोक उस भयानक और ठंडे मुखौटे से असीम गर्माहट महसूस कर सकती थी। लिन जिंटान की निगाहों से वाकिफ यी यून ने गंभीरता से सिर हिलाया। लिन शिंटोक को यह समझने के लिए ये छोटी सी हरकत ही काफी थी कि यी यून उसका समर्थन करने के लिए कुछ कहना चाहती थी। इससे लिन शिंटोक थोड़ी स्तब्ध रह गई। अंतिम क्षण में जब वह सबसे असहाय थी, सूजी और कुलमाता समेत कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, तभी यह युवक खड़ा हुआ और एक अलग ही स्वर में बोला। भले ही लिन शिंटोक जानती थी कि यह युवक कुछ नहीं कर सकता, न ही कुछ बदल सकता है, लेकिन उसका खड़े होकर अपनी बात कहना ही लिन शिंटोक के लिए काफी था। यह आवाज किसी ठंडी अंधेरी सर्दियों की रात में जलती हुई मोमबत्ती की छोटी सी लौ जैसी लग रही थी। यह न तो ज्यादा गर्मी दे सका, न ही रोशनी, न ही वसंत या भोर ला सका, लेकिन इसने आशा लाई। लिन शिंटोक ने यी यून की ओर देखा और मुखौटे के आर पार उसकी आंखों में अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसकी गहरी पुतलियों में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे याद आया कि विजयोत्सव की रात यी यून ने उससे क्या कहा था। उसे कभी पता नहीं था कि यी यून ने 2 साल पहले उस रात वीरान मानव घाटी में उसकी समाप्त हो चुकी नसों को फिर से जोड़ने का तरीका खोजने की कसम खाई थी। हालांकि उसके सफल होने की संभावना बेहद कम थी, फिर भी उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। और इस समय शेंतु परिवार और लिन परिवार के दबाव के सामने उसने अपनी सीमित क्षमता से एक अलग ही आवाज उठाई थी। इससे लिन शिंटोक को बहुत दुख हुआ। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिन शिंटोक ने अपना सिर हिलाया और अपनी आवाज यी यून तक पहुंचाई। वह जानती थी कि इन परिस्थितियों में यी यून कुछ भी नहीं बदल सकती। इसके अलावा अगर उसने कुछ भी अनुचित कहा तो उसे दूसरों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
आखिरकार जब मामला दो बड़े पारिवारिक कुलों द्वारा उपस्थित सभी बुजुर्गों के दबाव के बावजूद तय किया गया था, तो ये युन द्वारा कही गई कोई भी बात कुछ लोगों को नाराज कर सकती थी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उनकी हैसियत को देखते हुए उन्हें आवाज निकालने का भी अधिकार नहीं था। ये बात विशेष रूप से शेंतु नानतियान के मामले में सच थी, जिसका इरादा ये युन को जान से मारने का था। यदि लिन परिवार शेंतु परिवार के साथ सहयोग करने का फैसला करता तो शेंतु नानतियान का लिन परिवार में काफी प्रभाव होता और ऐसे में ये उनको बहुत बड़ा खतरा होता। ओह, किसी के अचानक हस्तक्षेप करने से शेंतु नानतियान का चेहरा उतर गया और वह आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़ा। ये युन को देखते ही शेंतु नानतियान का खून खौल उठा। ये तो वही बच्चा था, उसे ये युन का मुखौटा अभी भी स्पष्ट रूप से याद था। हालांकि निर्जन स्वर्ग तकनीक की चाय साधना में उसकी असफलता का ये युन से कोई संबंध नहीं था, फिर भी शेंतु नानतियान ने अपनी असफलता को उस मुखौटे से जोड़ दिया था। ये युन को देखते ही उसे अपनी असफलता याद आ गई। असफलता से पहले कहे गए शब्द उसी पर भारी पड़ गए। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था।